बिल्कुल। एफ एंड ओ टाइम पास का कोई गेम नहीं। इस समय तो मार्केट में, कैश मार्केट में भी वीरू टाइम पास का कोई मतलब नहीं। वीरू, आपको वो शो याद है, एक बचपन में हम छुप छुप कर देखा करते थे, था जी हॉरर शो, है ना? जब आई थिंक आप, पता नहीं आप देखते थे नहीं देखते थे, मैं तो बहुत देखता था वो शो। ठीक है, पता है अनुज, पता है उसका आई थिंक जो गौरव था ना उन्हीं को प्राप्त था जिनके घर में केबल था, है ना? हाँ हाँ, शुरू बिल्कुल बहुत शुरू में आया था वो। केबल था। हाँ, वो बहुत शुरू DD में वाले नहीं आया देख था वो। पाते। हाँ, बहुत शुरू में आया था वो। तो मार्केट में अब इसको मैं कह रहा हूँ द डी स्ट्रीट हॉरर शो। अब ये हॉरर शो चल रहा है इस समय मार्केट में, पूरी तरह से बेयर्स के, जैसे कहते हैं ना, ग्रिप में है मार्केट, एकदम पकड़ लिया बेयर्स ने उसको और छोड़ने को तैयार नहीं है। वो पता है कुश्ती में वो पकड़ लेते हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं होती। ये सब बिल्कुल वो वाली मार्केट है। और वीरू एक चीज़ बताऊँ मैं, अब इस मार्केट में कोई लेवल का मतलब नहीं रह गया। अब आप कोई भी लेवल आके बोल दें, ये 10 डे 20 डे 100 डे ऑप्शन जोन या अक्टूबर का लो, कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं है इस समय लेवल्स के। मार्केट अब इस समय एक रियलिटी चेक से गुजर रहा है। आज मैं 3 दमदार इन्वेस्टर से मिला था। आई थिंक भारत के 3 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से वो हैं, उनसे मिला था मैं। वहाँ पर भी ये निकल कर आ रहा था कि थोड़ा अर्निंग्स उस हिसाब से बढ़ी नहीं जिस हिसाब से मार्केट बढ़ गया। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। और आज का जो मार्केट है ना, यहाँ ज़्यादा हर्ट हुआ है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आई थिंक वीरू, हम काफ़ी समय से एक चीज़ कह रहे थे कि अब मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में कंफर्ट नहीं है, लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट है। ये और बात है कि लार्ज कैप भी गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप नहीं गिरे हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो आज लोगों की लिटरली चीखें निकाली हैं। बहुत बुरा दिन वीरू। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज इनफैक्ट बताऊँ, मैं कल जब भाव कॉपी डाउनलोड की और जब एफ के स्टैट्स दिख रहा था, एफ के स्टैट्स देखने के बाद, डी के स्टैट्स देखने के बाद जो मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ आई कि क्या अब रिटेल भी, क्या अब HNI भी सफोकेटेड फील कर रहे हैं जो पहले इस डिप को बाय करते थे। और इसका मतलब क्या है? बाज़ार की प्लेसमेंट, बाज़ार के इस वक्त के लेवल से इस उभरते हुए डेवलपमेंट का सरोकार क्या है? इस सवाल आपने, देखिए वीरू, क्या है ना, कारण कई हो सकते हैं मार्केट के, लेकिन मार्केट ने आपको एक वार्निंग साइन दिया था जब वो FI की लॉन्ग एक्सपोजर कम होना शुरू हुआ था। क्यों गिर रहा है मार्केट? इसके सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट 4 कारणों से गिर रहा है, और उसमें नंबर 1 कारण है वीक अर्निंग्स। हमने पिछले हफ्ते क्या बात की थी कि वो, जैसे कहते हैं ना, पिक्चर्स 3 वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मार्केट्स इवेंचुअली आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। जो अर्निंग्स होंगी वैसी ही मार्केट चलेगी। अब अच्छा, आज देखिए सिटी यूनियन बैंक अभी भी डे हाई पर है, 14-15% ऊपर है इस मार्केट में भी, क्योंकि अर्निंग्स अच्छी आई। टाटा कंज्यूमर कल डे लो पर बंद हुआ, आज ऊपर खुलने के बाद वापस नीचे आ गया क्योंकि अर्निंग्स खराब थी। ये देखिए टाटा कंज्यूमर। तो सारा मामला नंबर 1 अर्निंग्स। आप उसके अलावा जो मर्जी रीज़न दे दें, जो मर्जी कह दें, बार बार ये बात हो रही थी कि ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा होगा, ये वाला अर्निंग सीज़न अच्छा होगा। ये हर बार पुश होता जा रहा है अगले अर्निंग सीज़न पर। इस बार तो खैर एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग सीज़न ख़राब होगा, लेकिन अब ये इस बार डाउनग्रेड कुछ ज़्यादा ही आ गए मेरे ख्याल से। ये नंबर 2 FI की भारी बिकवाली। आई थिंक भले ही कल के नंबर्स में वो आपको ना दिखाई दिया हो, लेकिन FI की सेलिंग का 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच जाना, और अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी तो एक पूरा हफ्ता बाकी है इस महीने में, और ऑलरेडी हम किसी इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने वाला महीना ये बन चुका है FIIs की तरफ से। तो ये नंबर 2 कारण है। थर्ड कारण है आई थिंक वैल्यूएशंस को लेकर चिंता। ये चिंता काफ़ी समय से थी। दिक्कत क्या थी, जब तक मार्केट चल रहा था तब तक कोई वो सब उसको लेके खुश थे। फंड मैनेजर 100 के PE पे स्टॉक्स बाय कर रहे थे, 80 90 के PE पे। प्राइस टू अर्निंग्स का कोई मतलब नहीं रह गया था, लोग प्राइस टू सेल्स की बात करने लगे थे, या अगर वैल्यूएशन की बात करते भी थे तो FY 27, FY 28, FY 29 तक की बात हो रही थी। यहाँ ये नहीं पता कि FY 25 में हमारे पास वो नौकरी होगी या नहीं होगी, अब सैलरी होगी या नहीं होगी, ये किसी को विजिबिलिटी नहीं है, भले ही 2 साल की, लेकिन सब निकालने को FY 29, FY 30 का नंबर लेके आ जाते हैं। ठीक है। और चौथा वीरू, जो आपने पॉइंट रेज किया, आई थिंक फाइनली रिटेल और HNI में भी घबराहट है अब। आई थिंक लोग फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये वो गार्डन वैरायटी वाली करेक्शन नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली करेक्शन है। और एक चीज़ वीरू, आपको याद होगा, अब तक ऐसा नहीं कि मार्केट में प्राइस डैमेज नहीं हुए हैं, वो इलेक्शन के अगले दिन तो इससे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ था।
इससे पहले एक बार हुआ था मार्केट का तो उससे ज़्यादा प्राइस डैमेज हुआ था, लेकिन वो क्या होता था, वो प्राइस डैमेज होता था, मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक करता था, या अगले दिन बाउंस बैक करता था, या 2 से 3 दिन में मार्केट वापस आ जाता था। ये वाला मार्केट है, ये करेक्शन 1 अक्टूबर से शुरुआत हुई है इसकी, और आज हम 22 अक्टूबर पर आ गए हैं। आई थिंक एक इतनी प्रॉन्ग करेक्शन शायद मार्केट ने पहली बार देखी है, इसके लिए शायद ये इस समय एक मार्केट में इस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है वीरू। जी हाँ, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हमने शाखाएं इस वृक्ष की गिरावट वाले क्या क्या थी उनको थोड़ा जानने की कोशिश करी। अर्निंग्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बट स्टिल अनुज लेवल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि अभी तक हमें वो 20 वेमा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आज का लो वही है अनुज। अगर वो टूटता है जो कि एक बड़ा डिफाइंड मार्कर है बीते कुछ समय का, तो क्या ये बाज़ार एक अच्छे खासे टाइम वेस्ट भी और प्राइस वाइज भी दोनों करेक्शन में जाएगा क्या? वीरू अब उस लेवल का कोई मायने नहीं रह गया फ्रैंकली, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वो लेवल इतनी जल्दी रिटेस्ट होना मतलब उस लेवल में कोई सपोर्ट नहीं है। 24,568 का वो लेवल था, आज का लो 24,569, कहने को आप कह सकते हैं कि 1 पॉइंट ऊपर है, लेकिन अभी तो आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है। अब इस मार्केट में ना बॉटम खोजना बेकार है, कोई मतलब नहीं है, और अब मार्केट को खुद तय करने दे कहाँ जाना है। और मैं एक बात बताऊँ, मैं तो खुद ये बात मानता हूँ कि जो पहले मैं कहता था कि बॉटम खोजना बेकार है, भले ही 500 पॉइंट महंगा ले लें, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि मार्केट अब वापस अपसाइड में आ गया तब लें। वरना एक और चीज़, आज सुबह हमारी बात हुई थी कि ये मार्केट अब सेल ऑन रैली का है, जहाँ रैली फेल हो वहाँ सेल कर दें, उससे पैसा बनेगा। कल भी उसमें पैसा बना, आज भी उसमें पैसा बना। अब हर कोई सेल नहीं कर पाता है, तो अगर आप सेल नहीं करना जानते हैं तो ये मार्केट आपके लिए फिर नहीं है। अगर तो आप सेल करना जानते हैं तो इस मार्केट ने आपको पैसा बना के दिया, ऐसा नहीं है। आज आप बेयर से पूछिए, आज तो लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा शॉर्ट साइड पर। आज तो मार्केट ने खुलते ही रिवर्सल दिया, पुट लिया आपने, पैसा बन गया होगा अच्छा खासा आज। लेकिन वो कितने लोग कर पाते हैं, वो थोड़ा सा टफ है। जहाँ तक लेवल की बात है वीरू, अब मैं कहूँगा कि 23,500 भी पॉसिबल है, 200 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि अब क्या है ना, अब आप कह दें कि अब अगला सपोर्ट 24,200 पर है या अगला सपोर्ट 23,800 पर है, अब उसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे ख्याल से फ्रैंकली। पिछले 4 साल में, जैसा मैं कह रहा हूँ, पहली बार हमने इस तरीके का टाइम एंड प्राइस करेक्शन देखा है मार्केट में। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी का ना चलना या आज बैंक निफ्टी का इस तरीके से ऊपरी लेवल से कोलैप्स करना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। हैविंग सेड दैट, HDFC बैंक अभी भी ग्रीन में है, ICICI बैंक अभी भी थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है, HDFC बैंक ठीक है अब रेड में आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ICICI बैंक अभी भी ग्रीन में। लेकिन दूसरी तरफ कोटक का चार्ट देखिए आप। कोटक में कल लग रहा था कि भाई चलो ठीक है, कल तो अर्निंग्स के बाद रिएक्शन आई, आज फिर गिर गया ये। एक्सिस का चार्ट देखिए आप इंटरडे में, एक्सिस नंबर के बाद 2 दिन तक उसने ठीक ठाक आपको मूव्स दिखाए, आज एक्सिस थोड़ा सा पलट गया। आप SBI का चार्ट देखिए आज का, क्योंकि 3-4 दिन से एक व्यू ये बन रहा था कि शायद SBI तो फिर भी थोड़ा सा संभाल लेगा मार्केट को और ब्रेकआउट कर रहा है। आज SBI ने सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर कर दिया बल्कि गिरावट को। तो यहाँ से स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, प्री मेडिटेटेड ट्रेड ना लें। ये बात कहने में अच्छी है और ये बात है भी कि 1 शेड बेटर है, 2 शेड बेटर है, लेकिन अगर ट्रेड खुल रहा है शॉर्ट साइड पर तो शॉर्ट भी करें। मार्केट में शॉर्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक पिछले 2 हफ्ते की जो लर्निंग रही है ना, वो ये रही है कि अगर मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो दोनों तरफ की ट्रेड लेना आना चाहिए। बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन विद इन बिग ट्रेंड अगर छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म वीक हुआ है तो उसमें शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। एक और चीज़, सिटी यूनियन बैंक है, उसने दिखा दिया कि चुनिंदा बैंक अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ इंडिविजुअल बैंक्स होंगे जो अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे, और स्पेस यहाँ पर अभी भी ये ठीक ठाक है। इस मार्केट में अगर रिकवरी आएगी वीरू, और अगर इस मार्केट की कोई रिकवरी को लीड करेगा तो मेरा मानना है कि वो फिर भी बैंक्स ही करेंगे। तो बैंक निफ्टी अभी भी 1 शेड बेटर है, भले ही आज गिरावट आई है बैंक निफ्टी में, लेकिन फिर भी 1 शेड बेटर है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, मिड कैप और स्मॉल कैप मेरा फोकस है। अब मिड कैप और स्मॉल कैप, हाँ आई थिंक हम बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं इंडेक्स पर। अच्छा, पिछले हफ्ते तक क्या व्यू बन रहा था लोगों का कि नहीं इंडेक्स को छोड़ दीजिए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनेगा, बना लीजिए अच्छे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा। मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% नीचे। कभी देखा लास्ट टाइम 3.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे होना? 3.5% इंडेक्स के नीचे होने का मतलब है लोगों के पोर्टफोलियो में आज 5-5, 6-6, 7-7% की हिट भी आई होगी। भाई टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखिए जिस तरीके से गिर रहे हैं, उसमें इस तरीके की भी हिट आई होगी। अब इसमें इशू क्या होगा ना, मेरे ख्याल से
यहाँ पर पैनिक ना करें आप, क्योंकि पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है इस मार्केट में। पैसा अभी भी बड़ा बनेगा इक्विटीज़ में, बस ये है कि जो एक मार्केट का फेज़ आया था ना कि आप कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस पे ले लो वो चल जाएगा, एटलीस्ट वो वाला फेज़ अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया बेसिकली। ओके, मार्केट के स्ट्रक्चर पे आने वाली अवधि में अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर हम थोड़ी बात करी। मैं जल्दी से आपको यहाँ पर एक क्रम दे देता हूँ, तब तक हम लोग सांस लेंगे थोड़ी सी। अमरीश बलीगा हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट और मौजूद होंगे पैनल में। प्रकाश काबा, मानस, रचना, सोनी पटनायक, श्रीकांत चौहान, जतिन गेडिया, ये टेक्निकल पैनल में मौजूद होंगे आज। बोर्ड रूम में आज एक खास चर्चा एक ऐसे स्पेस पे आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर बातचीत करेंगे। एमिनेंट सीईओ हमारे साथ सुनील डिसूजा मौजूद होंगे। महत्वपूर्ण है ये लेवल्स बात करने के लिए, ये जोन अर्निंग सीजन का, इनसे बात करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा हॉर्मोस से बात करेंगे, आखिर मिड कैप के फॉल में प्राइस डैमेज अब तक कितना हुआ है उसको लेकर। उसके बाद यतीन से बात करेंगे कि आखिरकार जब अंबुजा ने ओरिएंट पर हाथ रखा ही है, सीमेंट स्पेस में एक और छोटी कंपनी का अधिग्रहण 45% स्टेक पिक किया, इसके मायने क्या है। उसके बाद आज जो आपने खास सेगमेंट देखा अनुज के साथ, दीपावली स्पेशल, उसके कुछ खास महत्वपूर्ण चंक आपके लिए लेके आएंगे। फिर चार का चौका, चार ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट्स प्रीव्यू में बातचीत करेंगे आज दीपाली से, यहाँ पे HUL और TVS मोटर्स, पिडिलाइट यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन सब पे बातचीत होगी। उसके बाद आज वैभव सांघवी हमारे साथ होंगे दिवाली गेस्ट में, और उसके बाद डीलिंग रूम चेक और फिर BTS ट्रेड्स। अनुज बिल्कुल, फिर चलिए कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि कहाँ पर आपको मौके ढूंढने हैं। पहले मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं। पहले ये इंडेक्स वाले स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे, उसके बाद BEL करीब 3.25% नीचे, SBI 2.25% नीचे, टाटा स्टील 2% नीचे। कुछ और PNB, L&T फाइनेंस, बंधन बैंक और DLF, ये हो गए आपके मंदी वाले ट्रेंडिंग शेयर्स। तेज़ी वाले शेयर्स में ICICI बैंक, नेस्ले, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, और उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स आएंगे, सिटी यूनियन बैंक, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, एम्फेसिस और श्री सीमेंट। वीरू, आपने सांस लेने की बात की। देखिए, मार्केट पर ना आप मुझे 2 घंटे बुलवा सकते हैं और उसके बाद भी मेरी सांस एज इट इज़ रहेगी, मतलब मुझे कोई थकान नहीं होगी। और मैं सच बताऊं तो आज मुझे बहुत सीवियर वाला माइग्रेन था, लेकिन फिर भी मैंने मार्केट की हालत देखी ना, मैं कहा नहीं यार, कहीं ना कहीं से एनर्जी आई जाएगी शो करने की। अच्छा वीरू, एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, अब थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं टॉपिक से। मैं 3 स्टॉक्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और ये 3 स्टॉक्स आपको बताएंगे कि इस समय मार्केट में चल के आ रहा है। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक लेकर आइए आप, ठीक है। निफ्टी का स्टॉक है। बात हुई थी हमेशा कि स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया क्योंकि QIP का वेट हो रहा था, QIP का वेट हो रहा था, QIP आएगा, QIP आएगा। QIPs ने ले लिया। कितने में लिया QIPs ने? 3000 से 3050 में। कहाँ आ गया स्टॉक? 2850 पर, ठीक है। सीधा 150 रुपये की चपत लग चुकी है। एक बार स्टॉक लेकर आइए PNB का। आपको याद होगा PNB का जिस दिन QIP खुला था, मैंने कितना चिल्ला के बोला था कि नहीं लेना था। 111 रुपये का रेट था जहाँ रेकमेंड हुआ था। वो लोग भूल जाते हैं वो रेकमेंड करके, उसके बाद कि एक बार रेकमेंड कर दिया उसको भूल गए। मैं नहीं भूलता हूँ। 111 पे रेकमेंड हुआ था। आज कहाँ पर आ गया स्टॉक? 96 पर। क्या बात हुई थी कि नहीं, QIB ने अगर 102 पे लिया है तो आप 111 पे क्यों लेंगे? रिटेल क्यों लेगा 111 पर? स्पाइस जेट का शेयर लेकर आइए एक बार जरा। स्पाइस जेट का शेयर का क्या प्राइस था उस दिन जब QIP आया था? इसका 77 रुपये का प्राइस था। 77 रुपये पे कहा कि QIBs ने इन्वेस्ट किया, आप ले लीजिए। क्यों ले लें? QIBs ने 61 पे लिया था। रिटेल क्यों ले ले 77 पे? आज देखिए 56 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये पिछले 2 हफ्ते में ये 3 बड़े लेसन मिले हैं कि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर प्राइस पे QIP आया है, आप किसी भी भाव पे आप मत लीजिए। और QIB भी कोई भगवान की देन नहीं है, गलती उनसे भी होती है। और गलती की बात नहीं है, वो मार्केट अलग था, उस मार्केट में लग रहा था वो प्राइस ठीक है। अब इस मार्केट में प्राइस अलग है, तो आपने इस मार्केट में वो कर लिया है, तो अब उस तरीके से अब भुगतिए उसको। खैर एनीवे, ये इस पर हम बात करते रहेंगे। सॉरी, कुछ कहना चाह रहे थे वीरू आप? नहीं, मैं एग्जैक्टली अनुज, ये ट्रेंड में एक लार्ज डील हुई थी, उसका एक उल्लेख करा था अनुज। उसके बाद 11.5 लाख शेयर का यहाँ पे हुआ है। 11 लाख शेयर का ब्लॉक डील हुआ है। और आई थिंक ट्रेंड के लिए बड़ा है, क्योंकि ट्रेंड के लिए बड़ा है। 7500 रुपये का स्टॉक है, तो 11 लाख का शेयर बड़ा का सौदा बड़ा है। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, अब पहले जरा हमारे पैनल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय ट्रेड्स कहाँ पर हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपका ट्रेड।
वेरी डिफिकल्ट डे। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है टाटा केमिकल। इसका स्ट्रक्चर ठीक है, आज पॉज मोड पर है, इसलिए टाइट स्टॉप 1150 का ट्रेड कर रहा है, 1170 का, मतलब 20 रुपए का है। अप मूव मिले तो 1200 इसके आसपास निकल जाना चाहिए टाटा केमिकल। ओके, टाटा केमिकल पे आपका यहाँ पे एक ट्रेड है 18 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ इस वक्त, और पेन है यहाँ पर। अगला ट्रेड पिक करते हैं मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, कोल इंडिया में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। कोल इंडिया में एक सपोर्ट था 474 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है, तो अब शायद 200 डे मूविंग एवरेज कोल इंडिया में टेस्ट हो सकते हैं, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 474.50 के प्राइस चल रहे हैं करंट लेवल्स पे। यहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं 481, 481 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है, और 462, 462 रुपए के टारगेट सेट करने हैं कोल इंडिया के फ्यूचर में। अगर चाहे तो ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं, 475 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें 7 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 17 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, कोल इंडिया में सेल कॉल ले लें या फिर 475 का पुट ऑप्शन ले लें, ये आपके लिए मानस की तरफ से पिक का। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से ट्रेड रहेगी LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे 594 के करीब फ्यूचर्स बैठा हुआ है, 602 का ऐसे लगाएंगे। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 588। एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट से भी ये शॉर्ट करा हुआ है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस 592 पे आपका शॉर्ट ट्रेड है। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी गोदरेज CP पे। फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं, 1300 का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे 1320 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है यहाँ पे 1270, दूसरा टारगेट रहेगा 1250। पिछले 10 दिन से गोदरेज CP अपने 200 EMA के सपोर्ट को टेस्ट करते हुए बाउंस कर रहा था क्लोज उसके ऊपर, बट आज जो है वो डिसाइसिवली ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है लेवल को। ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी बैठ रहा है 1320 स्टॉप लॉस के साथ। और एज ए डिस्क्लोजर आज हमने ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी इसमें दिया है 1300 पुट के ऑप्शन के माध्यम से। चलिए आप चलते हैं जतिन के पास। जतिन गुड आफ्टरनून। जतिन आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम शॉर्ट करके चलना चाहेंगे। जो हमारा शॉर्ट ट्रेड होगा वो वोल्टास में होगा। तो एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर लिया अर्ली चार्ट्स के ऊपर, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन फिर से शुरू हो गया है एक पुल बैक के बाद, तो हमें लगता है डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। 1840 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है और हमारा टारगेट रहेगा 1750 का। टेक्निकल कॉल सारी पूरी हुई। मार्केट फंडामेंटल्स पर आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले एक मैनेजमेंट हमारा इंतज़ार कर रही है, बात कर लेते हैं। टाटा कंज्यूमर के नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, नतीजों के बाद शेयर 8% से ज़्यादा नीचे है। Q2 में कंपनी का मुनाफा फ्लैट रहा है, वहीं रेवेन्यू में 13% की बढ़त रही, लेकिन घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 3% रही, और ख़ास करके इंडिया बेवरेज के रेवेन्यू और वॉल्यूम दोनों में प्रेशर दिखा, और टी बिज़नेस में तो इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के MD एंड CEO सुनील डिसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी गुड आफ्टरनून। मैंने तो टाटा टी पीना नहीं छोड़ा, लेकिन ये मार्केट शेयर कैसे गिरा आपका? मार्केट शेयर 20 बिप्स इज अ वेरी वेरी मार्जिनल मूवमेंट, सो मैं ये नहीं कहूंगा कि गिरा। मोर और लेस एज लॉन्ग एज इट इज 30-40 बिप्स प्लस माइनस, या मेरे हिसाब से ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, बिकॉज रिमेंबर मार्केट शेयर जो है नियल्सन में सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. What I would be worried about is overall there is a bit of softness in the market. जो रूरल सेक्टर इम्प्रूव होता जा रहा है, लेकिन अर्बन में थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है. बट अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे, टाटा कंज्यूमर में पॉजिटिव्स थे कि सॉल्ट में मार्केट शेयर 150 बिप्स इंक्रीज था, संपन्न 26% ग्रोथ था, इंटरनेशनल बिजनेस बहुत टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़िया रही, कैपिटल फूड 200 करोड़ क्रॉस किया, ऑर्गेनिक इंडिया 100 करोड़ क्रॉस किया. इंडिया बेवरेजेस में प्रेशर है, बट वी आर वेरी श्योर कि एज वी टेक ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीजेस हम वो कॉस्ट प्रेशर को मिटिगेट करेंगे. कॉस्ट हैव गॉन अप बाय अबाउट 25-30%. हमने सिर्फ अभी 3-4% के प्राइस इंक्रीज लिए हैं, क्योंकि वी डोंट वांट द कंज्यूमर टू हैव अ डिमांड शॉक, सो वी आर ग्रेजुअली टेकिंग अप प्राइसेस. अगले 2-3 महीने में यू कैन एक्सपेक्ट कि सिग्निफिकेंट अमाउंट जो 30% कॉस्ट इंक्रीज हुआ है वो कंज्यूमर तक हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे.
नहीं वो ठीक है सुनील जी, एक्चुअली असल में इशू क्या है ना, आप टाटा ग्रुप कंपनी है तो वो स्टैंडर्ड उसी हिसाब से, वो शायद एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से हाई होती हैं। अब जो आपके ग्रोथ बिजनेसेस हैं उसमें 15% की ऑर्गेनिक ग्रोथ आई, एक्सपेक्टेशन थी कि 30% की ग्रोथ आएगी। यहाँ पर अब आगे आगे का आउटलुक लग कैसा रहा है, या फिर अभी थोड़ा टफ है मार्केट, इस मार्केट में कहना कुछ भी? अगर आप वो ग्रोथ बिजनेसेस का डाइसेक्ट करोगे तो नए ग्रोथ बिजनेसेस जो कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% ग्रोथ हुआ है। जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ बिजनेसेस थे उसमें सोलफुल 56% ग्रोथ था, संपन्न में 26% ग्रोथ था। जो शॉर्टफॉल आया है वो रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस में, जो हमारा नरिश्को बिजनेस था, टाटा ग्लूको प्लस, हिमालयन और टाटा कॉपर वाटर का। उसमें टाटा ग्लूको प्लस में जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहे हम उस क्वार्टर में, जबकि नए कॉम्पिटिटर आए, उन्होंने रिटेल प्राइसेस गिराई, हमने टाइम से नहीं गिराई, इसलिए हमारा वॉल्यूम इम्पैक्ट हुआ था। समवेयर अराउंड एंड ऑफ अगस्त अर्ली सितंबर में हमने करेक्शन लिया है, उसके बाद हमने इंप्रूवमेंट देखा है। आई वुड से Q3 के एंड तक 30% ग्रोथ की रन रेट आनी चाहिए। आई रिमेन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसमें इशू फिर आपके मार्जिन पर आएगा। अगर आप कह रहे हैं कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस गिराया, आपने नहीं गिराए थे, और अब आप गिरा रहे हैं, तो मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेसिकली। नो एब्सोल्युटली, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट शेयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अगर मार्केट शेयर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इट इज फार फार मोर एक्सपेंसिव टू गेट इट बैक लेटर। अगर शॉर्ट टर्म में मार्जिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंटैक्ट रहे, तो मार्जिन कैन बी बिल्ट बैक इजियर गोइंग फॉरवर्ड। तो वेदर इट इज पैकेज बेवरेजेस की चाय के बिजनेस में या रेडी टू ड्रिंक Tata Gluco Plus में market share is something which we are very very clearly focused on. ओके सुनील जी, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली जो इंडियन फूड बिजनेसेस की बात करूँ तो वहाँ पे आई मीन इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक ग्रोथ इट्स 28% आई थिंक ग्रोथ रही है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे 1% रहा है। यहाँ पे आगे का आपका आउटलुक क्या है फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल? Volume growth in India foods is primarily dictated by salt, because salt इतना बड़ा है कि वो बाकी सबको हाउ डू आई से ओवरशैडोज बाकी सब बिजनेसेस को। पिछले क्वार्टर में एक तो नॉर्मली Q2 हमारा सॉफ्ट होता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है और सॉल्ट पानी पकड़ता है, गलता है, तो नॉर्मली रिटेल में कम सॉल्ट स्टॉक करते हैं। और इस टाइम पर बारिश थोड़ा ज्यादा हुई, फ्लडिंग हुआ, उस चक्कर में द सॉल्ट आई थिंक स्टॉकिंग वाज लोअर। बट दैट सेड, जैसे मैंने कहा, मार्केट शेयर में फर्क नहीं पड़ा, तो ओवरऑल आई थिंक ट्रेड हैज स्टॉक्ड ओवरऑल सॉल्ट लेस। मार्केट शेयर इनफैक्ट MAT बेसिस पे 150 बिप्स पॉजिटिव था। एंड अक्टूबर एक बार बारिश का मौसम खत्म हो गया तो वी आर सीइंग सॉल्ट वॉल्यूम कम बैक, तो आई वुड नॉट वरी अबाउट इट। The rest of the food business, as I mentioned, Sampann 26% growth है, Soulfull 56% growth है, so बाकी we remain on a very very strong footing. ओके, योर पॉइंट टेकन। सुनील जी, एक और चीज़, जो न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस था आपका कैपिटल फूड्स का और ऑर्गेनिक इंडिया, वहाँ भी ग्रोथ अच्छी रही है सीक्वेंशली, और मैं देख रहा हूँ आई मीन 25% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आगे वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ जारी रहेगी, और यहाँ पे ये एबिटा एक्सपेंशन कैसा है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? या जो ग्रोथ है, हमने जब भी कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया हमने एक्वायर किया था, तभी हमने ये बोला था कि पहले हमारे ग्रोथ बिजनेसेस जो थे, संपन्न, नरिश्को और सोलफुल, इसका हमने ये बोला था कि ये दिस विल अकाउंट फॉर 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड विल ग्रो एट 30%। ये कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया आने के बाद हमने ये बोला है कि नाउ टोटल, बिकॉज दीज आर आल्सो ग्रोथ बिजनेसेस, will account for 30% of our portfolio, grow at 30%. Essentially, Capital Foods and Organic India also have to grow 30% year on year. That is number one. Number two, जो दूसरा हमने जब भी acquisition business plan बनाया था, our assumption was that हम लोग इस business का profitability complete नक्शा बदल देंगे, just because the entire P&L का जो बीच वाला पोर्शन होता है, सेल्स, फाइनेंस, लीगल, हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, एंड इट्स पेइंग आउट। कैपिटल फूड्स, अगर मैं अमोर्टाइजेशन निकाल दूं और एबिट को देखूं,
So compared to last year, my EBIT has grown by 30%. EBIT numbers. Organic India last year was negligible. It is a multiple of Organic India. So from a profitability perspective, there is a significant improvement. Because remember, Capital Foods and Organic India का जो gross margin है, जो product का ही margin है, मेरे base से 50% better है. तो जितना volume होगा, उससे ज़्यादा मेरा margin uplift होगा. सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए. थैंक यू. ओके चलिए अमरीश बलिया भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, सॉरी हमारे पैनल में. अमरीश गुड आफ्टरनून. अमरीश पहले एक वर्ड टाटा कंज्यूमर पर, उसके बाद हम आपके पिक पर आएंगे. नहीं टाटा कंज्यूमर देखिए ऑन एफएमसीजी ओवरऑल मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ एंड आई थिंक इवन गोइंग अहेड क्लियरली लुकिंग एट द वे द रूरल डिमांड पिकअप हो जाएगा आगे जाके. आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट एनी करेक्शन टू बाय इनटू स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर. और दूसरे जो स्टॉक्स है इस कैटेगरी में आई वुड एक्चुअली बी आल्सो लुकिंग एट डाबर जहाँ पे काफ़ी अच्छा करेक्शन देखा है हमने. ओके चलिए अमरीश हम आ रहे हैं आपकी पिक पर एक काम करते हैं इस समय, लेकिन मार्केट में चौतरफा करेक्शन है, हाहाकार सा मचा हुआ है इस समय, क्योंकि मिड कैप मार्केट में बड़ी गिरावट है. मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे है. 24 सितंबर के हाई से मिड कैप इंडेक्स 7% टूट चुका है. और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप का क्या कहना, स्मॉल कैप तो आज ही 4% गिर गया स्मॉल कैप इंडेक्स, और अपने हाई से ये करीब करीब अब 7.5% नीचे है. इस पूरे कोहराम में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से टूटे हैं जानने के लिए हॉर्मस के पास चलते हैं. हॉर्मस गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अनुज. और अमूमन जब इस तरह की गिरावट जब आती है ऊपर इस तरह से एक 7% की गिरावट, जिस तरह की बढ़त हमने देखी वो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, मगर जिन लोगों को सुबह उठकर रोज़ मिड कैप या स्मॉल कैप को रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ देखने की आदत पड़ गई है, उनके लिए ये शायद चिंता का विषय है. तो मिड कैप इंडेक्स जैसे कि आप बात कर रहे थे अपने रिकॉर्ड हाई से 7% नीचे गिर चुका है. 24 सितंबर को मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, तो उस एक महीने के दौरान 7% की गिरावट देखने मिली है. 4,500 पॉइंट्स की लगभग गिरावट है. उसमें से 2000 पॉइंट्स तो हमने आज और कल के ही सेशंस में देखे हैं. तो उस वक्त से लेकर सिर्फ 20 ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप इंडेक्स के जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 80 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं. और ये नेगेटिव रिटर्न्स भी ऐसे नहीं कि 2 या 5% की गिरावट है. 11 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है. 24 ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 15% के बीच की गिरावट देखी है. 29 ने 5 से 10% के बीच की गिरावट देखी है. तो इससे पता चलता है कि स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट बहुत ज़्यादा देखने मिली है हमें मिड कैप्स में. अब वो कौन से ऐसे मिड कैप शेयर है जिन्होंने इस एक महीने के दौरान सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई है? वोडाफोन आइडिया, कोचिन शिपयार्ड, सुज़लॉन, ये ऐसे शेयर है जो चले भी उतनी ही तेज़ी से है और गिरे भी उतनी ही तेज़ी से है. वोडाफोन आइडिया अपने शिखर से 20% मिड कैप इंडेक्स के शिखर से 20% नीचे है. कोचिन शिपयार्ड 20% और सुज़लॉन ने भी 20% की गिरावट दिखाई है. लिस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होती क्योंकि L&T फाइनेंस, MRPL, हडको, ऐसे भी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 15 से 20% की गिरावट दिखाई है. मगर ये तो सिर्फ मिड कैप इंडेक्स के रिकॉर्ड हाई से, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिकॉर्ड हाई से देखें तो तस्वीर कुछ और ही बयान करती है. ये देखिए वोडाफोन आइडिया अब अपने शिखर से 60% गिर चुका है, लगभग 60%, 56% की गिरावट है. कोचिन शिपयार्ड ने जुलाई के महीने में अपना रिकॉर्ड हाई बनाया था, 3 महीने के अंदर ये शेयर आधा हो चुका है. हडको ने भी अपने रिकॉर्ड हाई से 44% की गिरावट दिखाई है. और RVNL जिसका आईपीओ प्राइस लगभग कुछ 20 रुपए का था, 650 का रिकॉर्ड हाई, और उस वक्त से जुलाई में जो रिकॉर्ड हाई बना था उस वक्त से RVNL भी 32% गिर चुका है. तो मिड कैप इंडेक्स लेवल पर गिरावट सिर्फ 7% की है, लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो तस्वीर थोड़ी सी ज़्यादा खराब लग रही है. बिल्कुल हरमास, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. 3-4 स्टॉक्स इसमें स्पेशली स्टैंड आउट कर दें क्योंकि उनमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा है. एक बार आप लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का चार्ट, 3 महीने का वोडाफोन आइडिया का चार्ट. और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट मार्केट की गिरावट से पहले ही शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ साइन थे, शायद मार्केट को समझ में आ गया था. 3 महीने में वोडाफोन आइडिया आधा हो गया. एक और स्टॉक मज़गांव डॉक, उसका एक 3 महीने का चार्ट लेकर आइए. और कोचिन शिपयार्ड, उसका एक 3 महीने का चार्ट लेकर आइए. तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियरली करेक्शन काफ़ी ब्रूटल रही है. ये देखिए कोचिन शिपयार्ड 3 महीने का चार्ट 45%. एक और स्टॉक सिरमा, क्योंकि EMS स्पेस में बहुत ज़बरदस्त गेंस रहे हैं. सिरमा का स्टॉक लेकर आइए आप, जो यहाँ पर भी गेंस काफ़ी ज़बरदस्त थे. लेकिन अब ये स्टॉक देखिए, ये आज का चार्ट है इसका 3 महीने का चार्ट 15, इसको 6 महीने कर दीजिए ज़रा एक बार. 3 महीने में शायद इतना ना पता चले.
6 महीने में शायद ये वो दिखाएगा। ओके ठीक है, आई थिंक लेकिन ये स्टॉक भी अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो इशू ये है कि करेक्शन काफ़ी आ रही है। अमरीश, यहाँ पर कोई स्टॉक आप लेना चाहेंगे? मतलब कोई आपकी आज की पिक क्या होगी? मेरी आज की पिक होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री से है। तो सामी होटल्स जिसका आईपीओ तो रिसेंटली आया था, आई थिंक अबाउट 8-9 मंथ्स बैक। इनके 8 ग्लोबल ब्रांड्स हैं, शेरेटन, हयात, कोर्टयार्ड मैरियट, फेयरफील्ड और 4 पॉइंट जैसे, और करीब 4,800 रूम्स हैं। और बिगनिंग ऑफ अक्टूबर में इन्होंने करीब 140 रूम्स का एक होटल एक्वायर किया था, इनमार होटल्स करके, इन बैंगलोर, और 150 रूम्स अभी लोग ऐड करेंगे इन Q3 एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री। करीब 11 की मार्केट्स में ये ऑपरेट करते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एनसीआर और अभी मुंबई में भी है। Q1 का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा विद एबिटा मार्जिन्स ऑफ nearly 33%। Q2 आल्सो एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रांग परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि द इन्वेंट्री ग्रोथ विल बी अबाउट 10 to 15% per annum, and clearly they have showed that in the past also। और जिस हिसाब से ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ रहा है, और इनका जो ऑफरिंग्स है इट्स अक्रॉस बजट टू लग्जरी, बोथ बिजनेस और लीजर ट्रैवल में भी है, तो इनको इसका काफी बेनिफिट होगा। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 करीब 7.5 का है, और यहाँ मेरा टारगेट बनता है 250 का। बट अगेन दिस इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने ऑलरेडी करेक्शन देखा है, इट कैन फॉल पॉसिबली एज 10 to 15 रुपीज मोर फ्रॉम हियर, बट दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके अच्छा, मीनवाइल वीरू, वो जो आप लेवल वॉच आउट कर रहे थे, परसों का लो वो टूट गया है, भले 5 पॉइंट से सही, लेकिन आज का लो जो है अब 24,560, मतलब जो परसों का लो था, जो हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था, अब हम उसके नीचे एक बार के लिए तो इंटरडे में चले गए हैं, और मेरे ख्याल से उस लेवल का कोई रेलेवेंस रह नहीं गया है, क्योंकि मार्केट ने दिखा दिया है कि अब एक शायद इस लेवल के नीचे ट्रेड करने को तैयार है वीरू मार्केट। बिल्कुल 24,570 हम डीरो पे ट्रेड करते हुए, और वो लेवल भी अब हम डिफेंड नहीं कर पाए। निफ्टी एट 24,578। मीनवेल अब श्रीकांत चौहान इस पैनल में जुड़ चुके हैं CNBC आवाज़ के। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका व्यू और आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया श्रीकांत। या गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, वैसे इस मार्केट में अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज एस्टैब्लिश हो रही है। नो डाउट कि पिछले 15 दिनों में अगर आप देखें तो जो एक्टिविटी थी वो काफी ग्रेजुअल थी, लेकिन अभी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लोज को तोड़ते जा रहा है। 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक है हम लोग, और शायद अगर इन लेवल्स के करीब अगर हरकत होती है, कोई बड़ा रिवर्सल आ जाता है तो फिर बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो मार्केट है वो कम से कम यहाँ से 24,200 या 24,300 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हमें केयरफुल रहना है। बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी है वो हमें राइट नाउ तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, बिकॉज जो ब्रेथ है मार्केट का वो काफी पुअर है, और जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे कंसिस्टेंट एक वीकनेस बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे मार्केट का वीकनेस है, हमें लगता है कि ये वीकनेस और भी बढ़ेगा, और अगर ये वीकनेस बढ़ता है तो इसमें कुछ एक स्टॉक जैसे कि पकड़ लेते हैं कि जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स है उसमें ITC है, 481 482 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें काफी ग्रेजुअल सेल ऑफ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सेल ऑफ एक्सटेंड होते हुए ये स्टॉक 465 470 तक भी गिर सकता है। तो करंट लेवल से ITC कोई शॉर्ट करके चले, आज एक निगेटिव रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है, हमें स्टॉप लॉस रखना है एट 487 और टारगेट्स नजर आते हैं 465 के। ITC में शॉर्ट कर सकते हैं इस समय, ये एक हो गया व्यू। मीनवाइल हल्की सी भी रिकवरी आती है उसमें वापस अग्रेसिव सेलिंग मार्केट में, लेकिन एक स्पेस जहां आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई वो थी सीमेंट स्पेस कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है कंटिन्यूसली। अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट डील के बाद अब अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट को खरीदने का ऐलान कर दिया है। 395 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर पर 45.7% हिस्से का अधिग्रहण होगा। और एक चीज़ तो क्लियर है कि अब देश में 2 बड़े सीमेंट के गुट बनते जा रहे हैं, एक अदानी ग्रुप और एक दूसरी तरफ आपका आदित्य बिरला ग्रुप। यतिन से समझते हैं इस पूरी खबर को। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अंबुजा सीमेंट का ये तीसरा एक्विजिशन जो है वो अनाउंस हुआ है, और कहीं ना कहीं पेना सीमेंट और सांगी सीमेंट के बाद अब ओरिएंट सीमेंट के बारे में बात करते हैं, जो अंबुजा सीमेंट का लेटेस्ट एक्विजिशन है।
लगभग 47% हिस्सेदारी अब अंबुजा सीमेंट खरीदने जा रही है एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स से लगभग 38% और बैलेंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास से ये अधिग्रहण होगा। ऑब्वियसली अगर हम कंपनी की बात करें तो जो ओरिएंट सीमेंट की ओपन ऑफर है वो भी लगभग 395 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आती हुई आपको नज़र पड़ेगी। ऑब्वियसली पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन की बात करें तो इक्विटी वैल्यूएशन कंसिडरेशन जो दिया गया है वो है लगभग 8,100 करोड़ रुपए, यानी अगर हम बात करें वैल्यूएशन की तो 114 रुपए प्रति टन जो है डॉलर वैल्यूएशन आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 8.5 MTPA के हिसाब से। और ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी सारा स्कोप है प्लांट को एक्सपैंड करने का, प्लांट को डीबॉटलनेक करने का। और हमने प्रीवियस जो एक्विजिशन देखे हैं, जो सांगी सीमेंट है, जो पेना सीमेंट है, यहाँ भी अगर आप देखें तो लगभग इतनी कैपेसिटी है। ऑब्वियसली अगर हम सीमेंट कैपेसिटी की बात करें तो जो OCL की कैपेसिटी है वो है 8.5 MTPA और क्लिंकर कैपेसिटी है जो है लगभग 5.5 मिलियन टन। और कहीं ना कहीं राजस्थान में जो लिग्नाइट माइन है, उत्तर भारत में जो 6 MTPA की एक्स्ट्रा क्षमता आपको आगे आके दिखने वाली है, उसके कारण ये एक्विजिशन थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव है। अंबुजा सीमेंट की करंट कैपेसिटी है 68 MTPA और इसको बढ़ा के जो है 100 MTPA तक उनको ले जाना है। तो आगे जाके इनऑर्गेनिकली हो या ऑर्गेनिकली हो, अंबुजा सीमेंट का ये स्टेटेड टारगेट है। और अगर हम प्रीवियस एक्विजिशंस की बात करें तो 6 MTPA का रिसेंट एक्विजिशन है सांगी सीमेंट का, उसके बाद पेना में लगभग 10 MTPA का इन्होंने एक्विजिशन किया है और ओरिएंट का 8.5 MTPA का आपको एक्विजिशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो कैपेसिटी है वो 25 MTPA की जो है अदानी ग्रुप ने इनऑर्गेनिकली एक्वायर की है। गाइडेंस की बात करें तो FY 28 तक 1500 रुपये प्रति टन का एबिटा पे वो काम कर रहे हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 15% का वो टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो क्षमता विस्तार का ये जो इनका प्लान है वो 100 से 140 लेके जाने का है और ओरिएंट की जो मजबूत प्रमोटर और पेरेंटेज है, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अंबुजा को आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शुक्रिया आयतिन। तो ये इस समय क्लियरली एक सीमेंट सेक्टर पर व्यू। अमरीश, कोई सीमेंट स्टॉक आपके रेडार पर? अभी एट दीज लेवल्स तो मैं अभी बोलूंगा नहीं टू बाय टू सीमेंट, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि मार्जिन्स जो एक्सपेक्टेड थे पहले उतने मार्जिन्स नहीं हो रहे, ऑल्दो वॉल्यूम्स आर हैपनिंग पर मार्जिन्स थोड़े बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक आई विल वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा वीक जा रहा है। तो आई थिंक वी कैन गेट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एट लोअर प्राइसेस, स्पेशली अल्ट्राटेक एटलीस्ट अराउंड 5 to 6% लोअर शायद मैं लूंगा, नॉट एट दीज लेवल्स। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट पर आपका ये व्यू। मीनवाइल अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं। अब देखिए बाजार की इस उठा फटक से दूर हट के कुछ दीपावली के शोरगुल में आते हैं और दीपावली के शुभ मौके पर और बाजार की इन लेवल्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा एक पैनल जुड़ा और उसमें थे 3 दिग्गज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल, MK वेंचर्स के मधु केला और एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया। दीपावली के इस उपलक्ष्य पे उन्होंने खास बातचीत करी CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 साल में जो आपको रिटर्न्स मिली हैं उनको शायद दोहराने का बाजार इस वक्त पोटेंशियल नहीं रखता है। 14-15% रिटर्न मिले इस साल तो भी उसको हाथों हाथ लेना चाहिए। आइए देखते हैं इस खास बातचीत के कुछ अंश। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त में? सभी व्यूअर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम तो हमेशा ही बुलिश रहते हैं, हाँ, तो मतलब 40-45 साल से बुलिश हैं, अभी भी बुलिश है। मतलब वी आर फीलिंग वेरी गुड। मतलब हेल्थ अच्छा है एंड वेल्थ तो अच्छा ही है, इन द सेंस दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहा है। और बाजार में हमेशा ही थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि आगे क्या होगा, एक कंसर्न रहता है। तो वो चीज़ अभी भी है कि भाई राइज ऑफ चाइना, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया के खुद का वैल्यूएशन क्या इफेक्ट आएगा, कॉर्पोरेट, तो कई इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फ्लो, डिमांड, सप्लाई सब है। तो वही सब बात करते रहते हैं, वो बात है। लेकिन बाकी सी हमने पैसे बनाए हैं लॉन्गर टर्म में। हमने पैसे मतलब कोई स्पेकुलेशन करके या कोई एक मटका लग गया, ऐसा कुछ पैसा नहीं। पैसे बने हैं 40-50 साल की मेहनत से। तो वो जो 14-15% का जो कंपाउंडिंग है हर 5 साल में डबल का, वो अभी पिछले 5 साल में डबल हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये कहानी बदलेगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनने वाला, ये बात मेरे लगता है। ओके, वो मतलब 14-15 का 12 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है। बट आप जाएंगे आगे तो 15 के ही हिसाब रखना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मेरे ख्याल से गलत है।
और जो अभी जो क्राउड आ रहा है उसमें वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। जो बात कही रामदेव सर ने, आप कितना सहमत है उससे? आपको लगता है कि 12 से 15% से ज़्यादा के एक्सपेक्टेशन इस मार्केट में नहीं रखने चाहिए? थोड़े समय में इन्वेस्टर है लास्ट 20-30 साल में, वो सब ये दौर से गुजरे हैं वेयर देयर इज यूफोरिया, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस जीरो भी हो जाती है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज इक्विटी रिटर्न्स? इट इज मिमिकिंग अंडरलाइंग प्रॉफिट ग्रोथ। आज जो कंपनियों में इन्होंने निवेश किया है उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा अल्टीमेटली उतना ही हमारा पैसा बनेगा। दूसरी ये भी है कि आज जो हम वैल्यूएशन पे बैठे हैं वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं है लेकिन सस्ते भी नहीं है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा रिटर्न बनना 12, 13, 14% से ज़्यादा रिटर्न बनना, उसका ये मतलब होगा कि पी री रेटिंग और हो सकती है, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत ही कम लगती है। तो आई थिंक एनी इन्वेस्टर जो 20-30 साल में है वो यही कहेगा कि इंडिया में अभी भी ग्रोथ है, रिटर्न अभी भी बनेगी, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ा मॉडरेट करना ही पड़ेगा। दूसरा आई थिंक थोड़ा एक चेंज होगा नैरेटिव। लास्ट 1-2 साल में है ना, पैसा बनाना बहुत आसान हो गया था। अब कोई भी शेयर ले लीजिए, उसमें अर्निंग आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, वैल्यूएशन 30, 40, 50, 100 पी माने कोई एंड ही नहीं था। आई थिंक अब क्या होगा ना, बाजार में हो सकता है कि 12-13% बने, लेकिन कोई कंपनियां 50% भी नीचे हो सकती है। और अभी आने के पहले मधु भाई दिखाई रहे थे कि कितनी कंपनियों में कितना फॉल हुआ है। तो ब्रेथ तो अभी क्लियर दिख रहा है कि वैल्यूएशन फाइनली मार्केट इज गिविंग सम हीट टू इट। तो आई थिंक इफ आपको 12-13% पर महीने का अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो आपको बहुत ज्यादा निराशा होगी। वो तो आउटलायर हो गया। और 30-40% भी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो भी आपको निराशा हुई होने वाली। तो आई थिंक यू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, इंडिया इज अ गुड प्लेस टू बी। आपका इस समय इस सम्मत पर फीलिंग क्या आ रही है? मार्केट को देखकर थोड़ा डर लग रहा है इस समय कि अर्निंग्स तो उतनी आ नहीं रही है, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है? श्योर। और अनुज, पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता का निवास सबकी जगह रहे और अच्छे से रहे। तो कुछ बातें जो सुनील ने बोली ना, इसी मेरे को इस वक्त सबसे पहला जो ख्याल आता है ना, बिकॉज अपना लास्ट 3-4 साल का रिटर्न थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप का रहा है। अपन ने एक बार जो कोविड का लो हिट किया, वो प्राइजेज एकदम अबनॉर्मल थे ऑन द नेगेटिव साइड, और वहां से लास्ट 3-4 साल का बहुत अच्छा समय रहा है। जिसने जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड या PMS, कहीं पे भी जिसने इन्वेस्ट किया, एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ इक्विटी, यू हैव डन रियली वेल। तो सबसे पहली जो बात है ना, ये अच्छे समय को अपने माइंड में एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के जो मैं बोलूंगा ये अबनॉर्मल रिटर्न्स थे जो लास्ट 3-4 साल के थे, वो अबनॉर्मल रिटर्न्स अनलाइकली टू कैरी ऑन, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सप्लाई इज कैचिंग अप, अर्निंग्स में जिस टाइप का मोमेंटम चाहिए ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, बहुत सारी जगह पे वो अर्निंग का मोमेंटम है नहीं, राइट। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया का रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस तो लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा था। चाइना के सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड होने की वजह से, रशिया के जाने की वजह से, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स में वो इंडिया का रिलेटिव इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। वो अपने को दिख रहा है, FI इन्वेस्टर ने जिस हिसाब से इस महीने में भी माल बेचा है। तो आई एम सेइंग इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू शुड नॉट बिकम कॉम्प्लिसेंट इन दिस मार्केट एंड यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नहीं, ये तो अच्छा ही और ये अच्छा ही चलेगा। दिग्गजों की दीपावली। अनुज, ये वार्तालाप आज हुई 11:30 बजे के आसपास। कैसे रही ये बातचीत? और जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इस इंटरव्यू में, जो मैं भी सुन रहा था अभी, कम से कम इन तीनों विशेषज्ञों ने, और जिसे कहते हैं ना, ये तो इस बाजार के सबसे वेटरन हैं, आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है उसको मॉडरेट रखने की बात कही। और क्या क्या बात हुई इस खास 1 घंटे के इंटरव्यू में? बिल्कुल, देखिए वीरू, पहली बात तो जब भी मैं इन 3 लोगों से मिलता हूँ ना, मुझे एक थोड़ी सी गरीबी की फीलिंग आती है, क्योंकि इन तीनों का कंबाइंड नेटवर्थ जो है वो मतलब हज़ारों करोड़ में है, ठीक है। तो इसके लिए, और दूसरा
जो आपने कही बात सही, इन तीनों के साथ एक जो चीज़ रही है ना, इन तीनों ने ना सिर्फ खुद पैसा बनाया है बल्कि इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिया है। रामदेव जी तो अभी भी वो कर रहे हैं, रामदेव जी तो अभी भी मोतीलाल ओसवाल में वो उनका खुद का फंड है और ब्रोकरेज हाउस है। सुनील सिंघानिया जी अब अपना खुद का पीएमएस मैनेज कर रहे हैं। मधु केला जी ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में जब वो लीड करते थे तो म्यूचुअल फंड की एनएवी को 100 टाइम किया था, और वो तब की बात है जब इक्विटी कल्ट आया भी नहीं था देश में, तब की बात है ये। तो ये इनसे बात करके ना बहुत मज़ा आता है। और आई थिंक एक चीज़ जो तीनों ने कही कि अब ये मार्केट ऐसा है कि रहना पड़ता है आपको 100% इन्वेस्टेड, लेकिन इस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई हैं। लिस्टेड यूनिवर्स में सिर्फ 2 स्पेसेस थे जिनमें सब पॉजिटिव थे। कुछ देर में हम दूसरा चंक भी प्ले करेंगे तो मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स और एक ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स हैं वो। उसके अलावा पैनल को कहीं पर भी लिस्टेड यूनिवर्स में कहीं भी कंफर्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे था कि मार्केट में इस समय थोड़ा सा जो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वीरू। जी, और ये जो इंटरव्यू है वो आप इसके अंश देखते रहेंगे, कल सुबह भी बातचीत करेंगे, और इसका एक बार फिर से अगर आप देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे CNBC आवाज़ क्या देख सकते हैं आप, दिग्गजों की दीपावली। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जरा 4 का चौका। इस बीच निफ्टी फर्दर स्लाइड हुआ है, जरा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार इंडेक्स का अपडेट ले आइए। इट्स 24547। हमने बड़े फ्रैक्शन से, लगभग 25 अंकों के फ्रैक्शन से उस लो को वैलिड कर दिया है। 4 का चौका, इसको मैं फटाफट यहाँ पे स्क्रीन पर रख देता हूँ। जो 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, सोनी पटनायक सस्ता ऑप्शन, रचना वैद्य FNO सुपरस्टार, 4 के चमत्कार माना जी के सौजन्य से आएगा, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा अमरीश बलिका जी इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं इस वक्त वही देंगे आज। सोनी जी बताइए आपका ट्रेड सस्ता ऑप्शन। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में ग्रासिम पे मैं 2620 का पुट ऑप्शन अक्टूबर सीरीज रेकमेंड करना चाहती हूँ, जो कि करंट प्राइस 18.50 रुपए पे चल रहा है। वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 10 रुपए का, टारगेट है 28, दूसरा टारगेट रहेगा 34। ग्रासी में एक ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन आया है, सारे सपोर्ट को चार्ट्स पे भी ब्रेक किया है 2050 EMA को। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स 2600 एक बार टेस्ट कर सकता है फ्यूचर्स में। सो यहाँ पे सेफ रहेगा कि 2620 पुट ऑप्शन के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ग्रासिम का पुट ऑप्शन लेने की सलाह इस समय सोनी जी की तरफ से। रचना जी आपकी ट्रेड। जी मेरी तरफ से LTIM को हम शॉर्ट करेंगे और 5940 पे फ्यूचर्स पे ऐसे लगाएंगे, और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5780। ओके, यहाँ पे LTI माइंट्री आपका ट्रेड हो गया, और आपके स्क्रीन पे ये ऑलमोस्ट इस वक्त डेलो पे ट्रेड करता हुआ, और शॉर्टिंग काफ़ी हुई है, याद रखिएगा। यहाँ पर आज करीब 100% बिल्डअप हुआ है। मानस आपका ट्रेड आज का 4 का चमत्कार। वीरेंद्र जी देखिए, एस्ट्रल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से 1850 के आसपास सपोर्ट था, बट फाइनली 1850 का सपोर्ट ब्रीच हुआ है, उसके नीचे एस्ट्रल गया है। तो एस्ट्रल के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। स्टॉप लॉस 1836 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की सलाह रहेगी, और जो टारगेट रहेंगे वो 1730 के रहेंगे। 1730 के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर में बिकवाली की जा सकती है। अगर चाहे तो 1800 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 19 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और 65 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं 1800 के पुट ऑप्शन में एस्ट्रल। ओके, अमरीश के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। अमरीश आपका ट्रेड। मेरा बाई कॉल है ऑन IQ लाइटिंग। ये इंडिया का लीडिंग ODM विच इज ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, जो डिजाइन डेवलप और मैन्युफैक्चर करता है LED लाइट्स, और दूसरे इनके प्रोडक्ट्स है जैसे सोलर पैनल्स, फैन रेगुलेटर्स, रोटरी स्विचेस और USB चार्जर्स। करीब 5 फैसिलिटीज है ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर फीट। May 24 में इन्होंने हाल ही में 2 लाख स्क्वायर फीट ऐड किया था, और अभी ऐड कर रहे हैं अनदर 3 लाख स्क्वायर फीट ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो टॉप लाइन काफी इंक्रीज होगा यहाँ से, और अभी GCC मार्केट्स में भी इन्होंने एंट्री ली है। करीब 900 डोमेस्टिक कस्टमर्स है, 16 इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं। इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है विद लीडिंग इंडस्ट्री कस्टमर्स जैसे वोल्टास, सिग्निफाई जो फिलिप्स था पहले, पैनासोनिक और हनीवेल। मैनेजमेंट ने गाइड किया ऑफ 20 to 25% टॉप लाइन ग्रोथ और एबिटा मार्जिन ऑफ अबाउट 20 to 22% रेंज में।
तो FY26 का मेरा EPS का अनुमान है करीब 15 का, और इससे टारगेट प्राइस बनता है 375 ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। चलिए अब थोड़ा मार्केट की बात कर लें वीरू। एक बार देखिए 24,550 भी टूट गया स्क्रीन पर, और बैंक निफ्टी भी अब 400 पॉइंट नीचे 51,500 पर, और मिड कैप देखिए वीरू 2.5% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए इस समय 1:10 का एडवांस डिक्लाइन। हर 10 गिरने वाले शेयरों के सामने एक बढ़ने वाला शेयर, और अगर आप उनमें से हैं जिनके पास ये 218 शेयर्स में से कोई शेयर्स हैं तो आपको सल्यूट है मेरी तरफ से वीरू। अभी थोड़ा सा अनुज मनोरंजन के मोड में आ गए हैं ना, लग रहा है। क्या करें कितना दर्द और कर क्या सकते हैं वीरू, कर क्या सकते हैं। देखो क्या है, अब कुछ कर हम सकते नहीं हैं, ठीक है। रोज़ रोज़ हमको मार्केट पे यही कमेंट्री करनी है, और तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ क्या है कि बुल मार्केट में जैसे कहते हैं ना कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तो बुल मार्केट के सब साथी बेयर मार्केट का कोई भी नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है कि बेयर मार्केट, अब बेयर मार्केट नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन एक बेयरिश फेस तो चल ही रहा है ना, और ये कितना थका देता है वीरू आपको। आप पिछले 2 हफ्ते कितने मुश्किल बीते आपको पता ही होगा। आज अभी ट्यूसडे भी ख़त्म नहीं हुआ और हम अभी से सोच रहे हैं कि वीकेंड कब आएगा। ये इस तरीके की मार्केट हो गई है। तो अब इसमें और क्या करें, कुछ ना कुछ तो बात, तो इसके लिए सोचा थोड़ा सा हल्का सा लाइट ही रख लें एनवायरनमेंट को, और क्या कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते वैसे फ्रैंकली, क्योंकि अब क्या है ना, अब मैं कोई भी लेवल बोल दूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं बोल दूँ कि आप 24,200 पे नज़र रखें अब, या फिर 24,200 टूटा तो 23,800 पर नज़र रखें, या अब अगर 23,800 टूट गया तो 23,300 अगला लेवल हो जाएगा। कोई मतलब नहीं उस बात का। अब ये मार्केट जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। अब जहाँ पर बॉटम होगा अपने आप पता चलेगा मार्केट की तरफ से। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हंसी मजाक अपनी तरफ, ये सीरियस वाली करेक्शन है, क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में प्राइस डैमेजेस हो रहे हैं ना, फॉरगेट अबाउट कि इंडेक्स कितना गिरा है। देखिए इंडेक्स ना आधी चीज़ें छुपाता है, असली चीज़ें आपको पता चलती है मार्केट ब्रेड से, जो हॉर्मस डेटा पेश कर रहे थे वहाँ से, इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने गिरे वहाँ से, और कुछ नहीं। आप एक काम करिए, आप आज की टॉप ट्रेडेड लिस्ट निकाल लीजिए, आज की टॉप ट्रेडेड लिस्ट निकाल लीजिए और देख लीजिए कि उनमें से जो स्टॉक्स हैं वो अपने हाई से कितना गिरे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, मेरे सामने स्क्रीन पर है वो लिस्ट। वोडाफोन आइडिया 56%, येस बैंक 39%, सुजलॉन 21%, PNB 33%, ओला इलेक्ट्रिक 47%। एक बार ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट लेकर आइए, और वो तो ऐसा स्टॉक है जो बेचारा आज ग्रीन में है, और फिर भी फ्रॉम इट्स हाइज 47%, NHPC 33%, और IDFC फर्स्ट बैंक 26%। और ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक कुछ इग्नोर कर रहा हूँ, सारे के सारे स्टॉक आप अपने हाई से। GMR एयरपोर्ट देखिए, GMR एयरपोर्ट 23% अपने हाई से, L&T फाइनेंस 24%, IRFC 40%। IRFC का चार्ट देखिए जरा एक बार स्क्रीन पर, एक बार इरिडा लेकर आइए, इरिडा कितना गिर गया अपने हाई से, और जी एंटरटेनमेंट 40%, RBL बैंक 45% अपने हाई से। तो कई केसेस में तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स आधे हो गए हैं। अब ये बात सही है कि आप एकदम हाईएस्ट पॉइंट से नहीं देख सकते, क्योंकि ये स्टॉक्स ने कुछ स्टॉक्स में लोअर लेवल से अच्छे रिटर्न्स भी आए थे, लेकिन जो गिरावट देख रहा है ना, उसके तो दिल पे चोट लगी रही होगी। तो ये थोड़ा सा मार्केट जो है इस समय ख़राब है काफ़ी। बिल्कुल अनुज, आप यकीन मानिए, जब मैं कल टीम बना रहा था रात को, और जब मैंने भाव कॉपी डाउनलोड की, फाइनली निफ्टी के चार्ट देखने के बाद और निफ्टी बैंक के चार्ट देखने के बाद और स्टॉक फ्यूचर्स, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब इंडेक्स तो क्या 50 डेमा पे था, स्टॉक्स 200 डेमा से माइनस 100 200 रुपये की ट्रैजेक्टरी में है। तो वाकई ये बात आपने सही कही कि जो प्राइस है स्टॉक फ्यूचर्स के, स्टॉक्स के, वो इंडेक्स की तुलना में कहीं गिरे हैं। अब ये हम बात कर रहे थे ना कि ये दर्द कैसे झेलें, तो कुछ दर्द के कुछ आई थिंक साथी और जुड़ा लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे साथ इस दर्द को झेलेंगे। दीपाली हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्निंग्स पे, और कुछ अर्निंग्स यहाँ पे व्यू और लेंगे, प्रीव्यू, जो मतलब दीपाली से लेंगे और कंचन से लेंगे। दीपाली से बात करते हैं पहले HUL और TVS मोटर्स पे। दीपाली, इस वक्त पूरे FMCG बास्केट का हाल काफ़ी ख़राब है। HUL क्या करेगा, और स्पेशली जो आपकी जो मुख्य लीड है TVS मोटर्स, टू व्हीलर स्पेस में क्या कुछ चमत्कार कर सकता है इस बार?
HUL की पहले बात करेंगे और HUL के केस में या फिर पूरे FMCG पैक में ये देखने को मिला है कि रूरल रिकवरी तो हुई है लेकिन अर्बन स्लोडाउन है और उस स्लोडाउन की वजह से जो रिकवरी रूरल मार्केट्स में दिखी है वो पूरी तरीके से ऑफसेट हुई है और उसी का रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर दिखेगा HUL के, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है HUL के। एक एक करके नंबर्स बताएं तो रेवेन्यू सिर्फ 2.5% बढ़कर आ सकता है, मुनाफा 1.5% घटकर आ सकता है 2675 करोड़ के आसपास, एबिटा में भी 1.5% की ग्रोथ रहेगी और अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, 23.4% रहने की पॉसिबिलिटी है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 23.2% के आसपास के मार्जिन थे, तो बिल्कुल फ्लैट नंबर्स रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर सेगमेंट्स देखें तो ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट में 7 से 8% की ग्रोथ, पर्सनल केयर फ्लैटिश रह सकता है क्योंकि प्राइस कट किया था कंपनी ने, उसका इंपैक्ट, होम केयर सेगमेंट में भी 4 से 5% की ग्रोथ और फूड और रिफ्रेशमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि टी कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़े थे, इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिली थी तो उसका इम्पैक्ट दिखा है। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि नंबर्स तो फ्लैट रहेंगे जैसे कि एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री 2-3 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो आइसक्रीम बिजनेस को लेकर उनका आउटलुक क्या आता है, डिमांड सिनेरियो स्पेशली अर्बन मार्केट में कितना रिकवरी है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं तो क्या फर्दर प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, ये सब समझना पड़ेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री से। लेकिन इसके अलावा अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर मार्जिन को अगर हटा दें तो बाकी सारे पैरामीटर्स पर नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। नेट सेल्स 17% ग्रो हो सकती है, 9550 करोड़ रह सकता है आंकड़ा, एडजस्टेड पैट 536 करोड़ से बढ़कर 650 करोड़ रह सकते हैं, यानी 20% की ग्रोथ यहाँ भी एक्सपेक्टेड है। एबिटा में भी 11% की ग्रोथ रहेगी, 1060 करोड़ का एबिटा का फिगर रह सकता है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो ये सीक्वेंशियल बेसिस पे तो थोड़े से डिक्लाइन हो रहे हैं और वाई बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट है, 11.1% के आसपास के मार्जिन एक्सपेक्टेड है टीवीएस मोटर्स से। पिछले साल इसी क्वार्टर में 11% के आसपास के मार्जिन थे। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे क्वार्टर 2 के तो 15% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली। 3 व्हीलर वॉल्यूम्स हालांकि डिक्लाइन हुए 12% के आसपास और उसके पीछे वजह रही कि इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो थोड़े से लैक हुए हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट में स्पेशली 3 व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं वो 19% के आसपास का ड्रॉप वहाँ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन जैसे कहा सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नज़र रहेगी इनके एक्सपोर्ट्स पर, लॉन्च पाइपलाइन पर और साथ ही साथ इनके ईवी मार्केट शेयर और सेल्स पर। इनफैक्ट जो इनके मार्जिन फ्लैट रहे हैं उसके पीछे ईवी सेल्स का ही कारण है। ईवी सेल्स इनकी पिकअप हुई है जहाँ पर मार्जिन कंपनी कम एंजॉय करती है, तो ये कुछ पैरामीटर्स पर नज़र रहेगी लेकिन नंबर्स मार्जिन के अलावा अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। ओके, तो ये इस समय टीवीएस मोटर और हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स एक्सपेक्टेशन। अब बात करते हैं पिडिलाइट और यूनाइटेड स्पिरिट्स। कंचन के पास चलते हैं। कंचन क्या एक्सपेक्ट करें? जी, सबसे पहले बात करते हैं पिडिलाइट की। इनका कहना है कि इलेक्शन के बाद हमें डिमांड के अंदर अच्छा खासा एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा ना हुई तो एक यहाँ पे फैक्टर है जो ध्यान में रखना होगा। मार्जिन्स में भी उम्मीदें जताई जा रही है कि एक सुधार देखने को मिल सकता है क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। इसके साथ ही साथ जो कंपनी ने ब्राजील बिजनेस को डिवेस्ट किया था उससे ऑप्टिमिकली ग्रोथ पे हमें एक असर देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं सीधा सीधा नंबर्स की तरफ। अगर हम रेवेन्यू की बात करें इस टाइम पे तो हमें वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे 6% का उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट पैट में भी 11% अपसाइड की उम्मीदें जताई जा रही है। एबिटा की बात करी जाए तो ये 9% बढ़ के 770 करोड़ रह सकता है और मार्जिन यहाँ पे हमें 1 से 1.5% सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम की ग्रोथ पे नजर डालें तो ये हमें 8 से 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन जो है वो भी 200 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे बढ़त की संभावनाएं जताई जा रही है। अब जो विनाइल एसिटेट मोनोमर है उसकी जो कीमतें हैं वो 800 से लेकर $900 प्रति टन है जो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुकी है। तो इससे नीचे प्राइस आने का कोई भी इस टाइम पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि हमें एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है वो इंटैक्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। अब कंपनी ने पहले भी अपनी कमेंट्री में कहा था कि जो H2 है और साथ में जो Q2 है वो इनके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल हो सकता है। वॉल्यूम में और साथ साथ वैल्यू में हमें दोनों जगह एक अपटिक देखने को मिल सकता है और जो मार्जिन इस टाइम पे हमें देखने को मिल सकते हैं कंपनी ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर लिए थे। तो ये थी एक प्रीव्यू पिडिलाइट के लिए। ओके, और यूनाइटेड स्पिरिट्स से क्या एक्सपेक्ट करें? जी, यहाँ पे हमें नतीजे ज्यादा खास आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टाइम पे हम देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे 9% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे -1% हमें रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। एबिटा में 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स लेकिन यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं 1 से 1.5% तक, लेकिन वापस से अगर हम नेट प्रॉफिट यानी कि पैट की बात करें तो ये 1.5 से 2% तक गिरते
हुए दिखाई दे सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन इनका जो सेगमेंट है प्रेस्टीज या उसके ऊपर वाले जो सेगमेंट है वहां पे हमें रेवेन्यू में 4 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम में भी इनफैक्ट हमें एक थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो इनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वॉल्यूम की बात करी जाए तो वहां पे हमें 6 से 10% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब नजर कहां रखनी होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फेस्टिव सीजन के अंदर हमने ऑलरेडी निवेश कर लिया है, साथ में शादियों का जो सीजन है वो भी इन लाइन में है। उसके चलते हो सकता है कि आगे चल के हमें एक ग्रोथ में अच्छा खासा रिवाइवल देखने को मिले। नई कैटेगरी के ऊपर मैनेजमेंट का किस तरीके का आउटलुक है, साथ ही साथ स्पिरिट इंडस्ट्री के लिए जो H1 है, H1 के मुकाबले जो H2 होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा फेवरेबल ही होता है। तो उम्मीदें ये है कि सेकेंड हाफ में वापस से नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ नंबर्स पर प्रीव्यू। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से जानेंगे कि इस मार्केट में अब क्या करना है। कई बार लगता है ब्रेक नहीं लेना चाहिए। देखिए 1 मिनट में क्या हुआ बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। पिछले 1 मिनट में बैंक निफ्टी वीरू एक कैंडल में 300 पॉइंट गिरा है और फिर निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी है ये एक कैंडल में करीब 100-150 पॉइंट गिरा है। इस तरीके का 1 मिनट की कैंडल में इम्पैक्ट आया मार्केट पर। और अब हम डे लो पर और क्लियरली अगस्त लोज के तो नीचे, हम अगस्त लोज के भी नीचे जा रहे हैं मार्केट पर। 24,500 के नीचे निफ्टी फिसल चुका है, बैंक निफ्टी भी 51,200 पर। ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अभी भी अक्टूबर लोस के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी करेक्शन तो है। वैभव सांघवी को जोड़ते हैं, ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO हैं वो, उनसे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं मार्केट में इस समय। वैभव जी, गुड आफ्टरनून। आप तो लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, क्या आप इस समय मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं या फिर अभी 100% लॉन्ग ही हैं? और ये मार्केट में हो क्या रहा है इस तरीके की जो करेक्शन आ रही है? आई थिंक अनुज, ऑफ कोर्स आई थिंक मार्केट कोई एक दिन का रिएक्शन नहीं है। एंड इफ यू सी, हम अक्टूबर स्टार्टिंग से ये करेक्शन देख रहे हैं। खास करके रीज़न काफ़ी है। वन के काफ़ी अमाउंट ऑफ FII मनी चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा रीबैलेंसिंग होते हुए, और जिस हिसाब से चाइना का स्टिमुलस आया, काफ़ी इमर्जिंग मार्केट फंड्स जो अंडरवेट थे चाइना में, वो काफ़ी हमने देखा है कि अदर इमर्जिंग मार्केट से चाइना की तरफ हम निवेश देखे हैं जाते हुए। दैट्स 1। 2 के अर्निंग्स क्वार्टरली सीजन जब हम चालू करें तो वो प्रीव्यूज़, अगर क्वार्टरली प्रीव्यूज़ देखते हैं तो क्वार्टरली प्रीव्यूज़ में दिख रहा था कि इस क्वार्टर के नंबर्स अनुमान है कि शायद थोड़ी कमज़ोर रहेंगे। अभी तक के रिजल्ट और नतीजे जितने भी आए हैं वो थीसिस को रीइंफोर्स ही कर रहा है। सो ऐसे मार्केट की सिचुएशन में जब हम थे जहां ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो रही है, लार्ज फ्लोज चाइना की तरफ जा रहे हैं, हम वैल्यूएशंस हमारे एक्सपेंसिव थे, और लास्टली के हमारे अर्निंग्स भी थोड़ी वीक होने की संभावना थी। तो उस मद्देनज़र आई थिंक हम जो करेक्शन देख रहे हैं अक्रॉस द मार्केट वो हम देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग ओवरड्यू और जो हो रहा है प्रॉबेबली करेक्शन है वो हेल्दी है। ओके, ये करेक्शन हेल्दी है, बट अभी तो वैभव जी आदमी फील कर रहा है ट्रैप्ड। आई मीन, मुझे याद है मैं कॉलर शो जब करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि PSUs में लोग कैसे ट्रैप्ड हैं, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो इवन दूसरे PSUs REC PFC। अब अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उनको अप्रोच कैसे करना चाहिए, और इफ़ यू हैव सम लिक्विडिटी उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसको कैसे इन लेवल्स के साथ जोड़ना चाहिए? अभी क्या आप बॉटम फिशिंग या कुछ फ्रेश एडिशन किसी स्पेस में करने के आतुर है क्या? जिस हिसाब से मार्केट जा रहा है, आई थिंक द ब्रेथ ऑफ द मार्केट काफ़ी वीक है। और एज आई सेड कि जो इमीडिएट कैटलिस्ट अगर दिख रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है। एक बार सभी नतीजे को आ जाने दीजिए, हम उसका आंकलन बाद में करेंगे। बट एक फैक्टर था जो हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स में री रेटिंग काफ़ी देखी है, और री रेटिंग इस हिसाब से देखी है कि वो स्टॉक्स में काफ़ी एक्सपेंशन काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, काफ़ी निवेश हो रहा है वो वो कंपनियां में।
और उसके कारण हम आगे की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देख सकेंगे। स्ट्रीट हमेशा भूल जाता है कि देर इज अ जेस्टेशन पीरियड एज वेल, जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है उसके बीच में। तो जब मार्केट एक्सेस करता है इधर वेज, वो वहाँ से रिट्रेस टुवर्ड्स द मीन करता ही करता है। सो जो हम पुल बैक देख रहे हैं, आई थिंक इन सम वेज इट्स वो रिट्रेसमेंट है टुवर्ड्स योर एवरेजेस। सो दैट्स व्हाई आई से कि ये हेल्दी करेक्शन है। ऑफ कोर्स जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, उनको पेनफुल पीरियड है उनके लिए। बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, वो बेहतर रहेगा, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स। ओके अच्छा वैभव जी, क्या ये अर्निंग सीजन वाकई में इतना डिजास्टर से जितना मार्केट ने रिएक्ट किया है पिछले 3-4 दिन में, या ये मार्केट की पोजीशनिंग ऐसी थी इस वजह से जब ये कुछ नंबर्स आए तो मार्केट ने ऐसे रिएक्ट कर दिया? See, I think positioning on the market definitely काफ़ी rich थी, no doubt about it. बट अगर हम इंक्रीमेंटली हम क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर्स में उसकी थोड़ी हमने झलक भी देखी है, वहाँ जहाँ डाउनग्रेड ऑफ नंबर्स शुरू होना चालू हुए थे। इस क्वार्टर में जब इतने सारे नंबर्स आए हैं, हम कोई भी कंपनी हम नहीं देख पाए और उठा के बोल रहे हैं कि हाँ इसने बहुत ही बेहतरीन किया है अनुमान के मुताबिक। ऑफ कोर्स जो भी आए हैं वो इधर इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन या बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में जब वैल्यूएशंस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है जनरली है, और ये हम मैक्सिमम पेन कहाँ देख रहे हैं, स्मॉलर कैप, माइक्रो कैप और ब्रॉडर मार्केट में देख रहे हैं, जहाँ काफ़ी उछाल आया है वैल्यूएशंस में इन जनरल। सो अगर कमेंसुरेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आगी तो आई थिंक ये रिट्रेस होना स्वाभाविक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग रैशनल और वो एक्सपेक्टिंग कि ये होना ही था। ओके अब आते हैं कुछ ऐसी पॉकेट्स पे जो कि अब ताज़ा तरीन अगर आप देखें जहाँ पे लिक्विडेशन शुरू हुआ, जैसे कि हम कल क्लोजिंग में पढ़ भी रहे थे, बात भी कर रहे थे बार बार कि निफ्टी आईटी का ये ब्रेकडाउन जो है वो फ्रेश ब्रेकडाउन है, कल क्लोज हुआ था एट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आज लीड करता हूँ अपने लॉसेस को। वैभव जी, अब आईटी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आईटी इस वक्त सबसे बड़े रिवॉर्ड लेके बैठा है, जो लोग पिछले 3-4 महीने से चेस कर रहे थे मार्केट्स को। जून ऑनवर्ड्स एक एफएमसी चला था, उसमें तो प्राइस डैमेज हो गया, और अभी ये आईटी में ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन स्क्रीन पे विजिबल हैं। जिस प्रकार के नंबर्स रहे, आपका व्यू क्या है? अपने वो 3-4 महीने के जो प्रॉफिट्स थे उनको एक बार बुक करके बाहर निकलना चाहिए? आपका आईटी पे व्यू क्या है? अगर हम देखें लास्ट फ्यू इंटरेक्शंस में बोल रहा हूँ कि आई थिंक आईटी एक एज एन ओवरऑल सेक्टर, अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर में देखते हैं तो 20-25% नीचे के भाव से चला हुआ है, इन एंटिसिपेशन के ये बिजनेस मॉडल प्रीटी स्टेडी हो गए हैं। जो बड़ा थ्रेट था फ्रॉम ए जनरेटिव एआई के पर्सपेक्टिव से, वो थ्रेट नहीं ना बल्कि वो अपॉर्चुनिटी की तरह से आ रहा है। और हमें ये भी अनुमान था कि कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्पेंड जो कहते हैं आईटी में, वो स्पेंड भी वापस आने की संभावना थी। बट जो हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी में वीकनेस देख रहे हैं, जब वीकनेस आती है, जब ग्रोथ बिखरता है या कम होता है, तब सबसे पहला कंट्रोल एक्सपेंडिचर पे आता है, कोई भी कंपनी करेगी। और जब एक्सपेंडिचर की कंट्रोल करने की बात आती है तो आईटी एक बड़ा स्पेंड है जहाँ पे वो कंट्रोल करके अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर पाते हैं। सो हमें लगता है कि आफ्टर 20% या 25% रैली के बाद और रिजल्ट के जिस हिसाब से हमने नंबर्स आने के बाद देखे हुए, तो हम जो ओवरवेट थे या जो पॉजिटिव थे, हम वो अभी न्यूट्रल में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से और घटता है आईटी तो हम बार्गेन बाइंग भी देख सकेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम न्यूट्रलिश चल रहे हैं फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव। इन एसआरएफ के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर, और नंबर्स खराब एक्सपेक्टेड थे, उससे भी ज़्यादा खराब आए हैं। इसमें कुछ शॉकर नहीं होना चाहिए, केमिकल्स के नंबर्स वैसे इस क्वार्टर ख़राब आने थे। 201 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि एक्सपेक्टेशन 311 करोड़ का था, और ईयर ऑन ईयर घटा है नंबर। और सेल्स भी है जो स्लाइटली बिलो एस्टिमेट है। और मैं सेगमेंटल नंबर्स देख रहा था, सेगमेंटल नंबर्स में एक चीज़ बहुत क्लियर है,
जो सबसे बड़ा बिजनेस है केमिकल्स का बिजनेस, उसमें अभी भी काफ़ी प्रेशर है। केमिकल्स बिजनेस का जो अर्निंग्स है वो आई है 246 करोड़ वर्सेस अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 347 करोड़ के सामने गिरा है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 306 करोड़ से गिरा है। बाकी के दो इनके सेगमेंट्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल और पैकेजिंग बिजनेस जो हैं, उसमें मोर और लेस सेम नंबर्स हैं, लेकिन क्लियरली एक केमिकल्स बिजनेस में दिक्कत है इस समय, वो क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल है। वैभव जी कैसे देखें इसको, क्योंकि नॉर्मली इन कंपनियों के नंबर सबसे ख़राब बॉटम के आसपास ही आते हैं, लेकिन क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी इस समय इन स्टॉक्स को लेना? अभी और 2-3 क्वार्टर ख़राब अर्निंग्स के आ सकते हैं, क्या भी होगा केमिकल स्टॉक्स में? केमिकल स्टॉक्स हाईली सिक्लिकल है, ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। ऑफ कोर्स हम चाइना प्लस वन नैरेटिव में आ गए थे और काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और उनके वैल्यूएशंस भी हमने काफ़ी ऊपर कर दिए थे। नाउ जिस हिसाब से ग्लोबल वीकनेस जो आ रही है उसके कारण हम देख रहे हैं कि केमिकल में प्रेशर काफ़ी है एज एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, बोथ ऑन द रेवेन्यू और द मार्जिन्स के हिसाब से भी। सो ऑल इन ऑल it is too early to preempt the bottom from a chemical sector perspective unless हम देखें कि हाँ वापस सुधार आ रहा है from an economic perspective और काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने की शुरुआत और गुंजाइश है प्रॉब्ली उनकी, तो तब हम देखेंगे कि इस सेक्टर को कैसे आकलन करना चाहिए। बट तब तक हम वेट करेंगे और बॉटम आउट होने की राह देखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा यहाँ पे वैभव जी, क्या इस वक्त मल्टी एसेट अप्रोच रखते हुए, अब क्योंकि इक्विटी जो है वो लिक्विडेशन मोड में है, थोड़ा गोल्ड की तरफ फोकस करना चाहिए क्या? See, I think from an investor perspective, asset allocation को भूलना नहीं चाहिए। हम लास्ट 3 साल में जस्ट बिकॉज के इक्विटी ने बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न दिए थे, ऑफ कोर्स गोल्ड ने भी दिए हैं, बट हम दूसरे एसेट क्लास को भूल जाते हैं। सो एसेट एलोकेशन एक बहुत ही अहम चीज़ है फ्रॉम अ निवेशक पर्सपेक्टिव, उसे ध्यान में रखें ताकि जब भी ऐसा टर्बुलेंट पीरियड आता है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो संभल जाता है, बैलेंस रहता है और आप फियर के कारण आप लिक्विडेट नहीं करते हो फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। लास्ट थिंग वन वुड वांट इज के फियर के कारण हम नीचे के लेवल में जाके पोर्टफोलियो लिक्विडेट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वापस रिकवरी अच्छी हुई है। बिकॉज अगर 3 से 5 साल की बात करें तो इक्विटीज एज एन एसेट क्लास डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स, बट वो उसके दौरान ऐसे शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए कि एसेट एलोकेशन अप्रोच बहुत ही ज़रूरत है। दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही निर्णायक, बहुत ही नाजुक, बहुत ही पेनफुल इस दौर में आपने मार्केट पे अपनी बात की, अपना टेक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आते हैं निफ्टी पे, इट्स 24450 और अनुज इंडेक्स का हाल आपके स्क्रीन पे है। कल के लिए रणनीति क्या रहेगी? बुधवार वीरू फ्रैंकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मुझसे? मैं बोलूँगा, बताइए। चलिए मैं वो बोल देता हूँ कल के लिए स्ट्रैटेजी। ये जिम्मेदारी इस वक्त आपकी है वीरू। क्या है ना, देखिए पैसा खोने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बार बार एक चीज़ कही है, कल भी और आज भी, अगर आपने शॉर्ट करा, मार्केट ने ज़बरदस्त पैसा दिया, छप्पर फाड़ के पैसा दिया है, और कल की और आज की दोनों की दिन की स्ट्रैटेजी यही थी कि जहां रैली फेल हो वहां सेल कर दीजिए, 50 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। कल मार्केट ने वो 24,950 को रिजेक्ट करा, वहां से सेल ट्रेड बनी, और आज तो देखिए मार्केट ने तो कल के हाई से तो मार्केट 500 पॉइंट दे चुका है आपको। तो अगर आपको शॉर्ट करना आता है इस मार्केट में तो पैसा बना रहे हैं आप। हाँ, दिक्कत क्या है, आप शॉर्ट को कैरी नहीं कर सकते ओवरनाइट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स स्किटिश होते हैं, और कल अगर हल्का सा भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया और 100-150 पॉइंट का गैप अप मिल गया, वहाँ मौका होगा मेरे ख्याल से सेल करने का। तो अभी कोई ट्रेड मत कैरी करें मार्केट में, थोड़ा आराम करें और थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को संभालें, पैनिक में अच्छे शेयर ना बेचें। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ इस समय। ओके, शॉर्ट कैरी मत कीजिए ओवरनाइट, और इस पर कोई राय नहीं कि बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में हम,
और मैं देख रहा था पूरे सफ़र में 27 सितंबर को जो हमारा इंट्राडे हाई था करीब 26,281, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सेशन में मात्र 3 कैंडल्स ग्रीन हैं, जिसमें से एक बिल्कुल फ्लैट थी, मतलब 2 में एक छोटा सा पुल बैक था, बट इट्स एन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मार्केट। और 24,458 पे डीलों पे हम क्लोज होते हुए यतिन के पास चलते हैं, कॉल्स लेने के लिए नहीं, डीलर्स का दुख दर्द बांटने के लिए। यतिन, क्या कह रहे हैं डीलर्स? बहुत ही ज़्यादा कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है, ऐसा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था वीरू, और जैसे कि आपने कहा कि दुख दर्द बांटने वाली चीज़ है, लेकिन 2 स्टॉक जो वो फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहां उनको लगता है कि 2950 3000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, और जो डिप है उसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, एकदम से जोश में आके खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं, थोड़ा डिप होगा तब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स यहाँ जो है खरीदारी कर रहे हैं। तो M&M एक स्टॉक है उनके रेडार पे। और फ्लिप साइड पे है बजाज फाइनेंस। रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, डीलर्स के हिसाब से यहाँ STBT का ट्रेड ले सकते हैं, 6600 के टारगेट्स उनको दिखाई पड़ रहे हैं, और फ्रेश शॉर्ट्स आपको FNO डेटा के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस पे डीलर्स आज थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशंस बना के चल रहे हैं। ओके, तो बजाज फाइनेंस में शॉर्ट पोजीशन बना के डीलर्स चल रहे हैं इस समय। BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गवा सर, क्या कैरी करें? नहीं करेंगे वो कैरी, बिल्कुल नहीं। मार्केट स्ट्रेच है, वीक है, लेकिन शॉर्ट्स कैरी नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे कि एक्सपेंशन, जैसे आपने बताया सुबह कि जहां फेल हो शॉर्ट कीजिए, कल ऐसा मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, लेकिन आज नहीं। ओके, तो आज नहीं, तो नो ट्रेड गावा सर? बिल्कुल नो ट्रेड। नो ट्रेड। रचना जी, आप तो शॉर्ट ट्रेड नॉर्मली कैरी कर लेती हैं। जी, जिंदाल स्टील, JSW स्टील, सब में ये ब्रेकडाउन और भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम जिंदाल स्टील को शॉर्ट करेंगे और 910 पे है ये। अगर हम 920 का ऐसे लगा कि इसको कैरी करें, तो डाउन साइड पे हम इसमें टारगेट लगा सकते हैं 890 एंड 870 तक का। ओके, ये श्रीकांत, आपका ट्रेड? तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो काफी और भी वीक हो रहा है, और यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट करना है तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को इसने भी तोड़ा हुआ है। पिछले कई हफ्तों से और महीनों से ये स्टॉक 125 124 के लेवल्स को होल्ड कर रहा था, लेकिन आज कन्विंसिंगली इस लेवल को तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 115 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो 121 122 में से शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 125 रुपए का। ये श्रीकांत जी, हाँ, ये बैन में है। ओके, इतनी पेनल्टी लगेगी कि पूछे मत। तो कुछ और दीजिए ना। वैसे यस नहीं तो बिल्कुल। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो इंडसइंड बैंक ने भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है। वैसे कई सारे स्टॉक है जो अपने लेवल्स को तोड़ते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनमें कंटिन्यूएशन और भी होगा। बट यस, अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है तो एक इंडसइंड बैंक को भी शॉर्ट किया जा सकता है, ये तो बैन पीरियड में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट कॉल ऑन इंडसइंड बैंक, डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। जतिन, आपका ट्रेड? सोनी, इनफैक्ट सोनी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पे STBT रहेगा ONGC में, जहाँ पे 200 EMA को ब्रेक करते हुए उसके नीचे काफी कंफर्टेबल क्लोज दे रहा है। सो एक अच्छा सेल कैंडिडेट यहाँ पे बन रहा है। ONGC सेल कीजिए 271 फ्यूचर्स पे, स्टॉप लॉस रहेगा 273.5 का यहाँ पे, और टारगेट है 265 263। ओके, मानस, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? तो देखिए, एक बिकवाली करने का ट्रेड होगा, पावर ग्रिड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। अगर हम पैटर्न देखें तो कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो पावर ग्रिड के फ्यूचर में जो कि 322 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 326 रुपए 60 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 314 रुपए 314 के टारगेट सेट करने हैं पावर ग्रिड के फ्यूचर में। ओके, पावर ग्रिड। मीनवाइल SRF नंबर्स बहुत ही ख़राब हैं SRF के, लेकिन क्या स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है। कैपेक्स भी अनाउंस किया उन्होंने, स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, लेकिन जो भी है थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन अभी टिकेगी या नहीं ये पता नहीं। SRF की नॉर्मली इस टाइम तक कमेंट्री आ जाती है, उसमें भी कई बार वो कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्लोज वीरो, मेरे ख्याल से जब से मार्केट की करेक्शन शुरू हुई है, आज सबसे ख़राब दिन है
और आज थोड़ी सी हमारा टोटका भी नहीं चला। नॉर्मली ग्रीन ऑन ग्रीन लास्ट डिच एफर्ट होता है, आज वो भी नहीं चला, तो मार्केट किसी मूड में ही नहीं है आज किसी भी तरीके के। मैं अभी कुछ देर पहले जब बात करते थे स्ट्रैटेजी पे, मैं वही सोच रहा था आज ये लास्ट होप ऑफ दिस आई थिंक ग्रीन कलर वो भी काम नहीं आई आज। सेलिंग प्रेशर ऐसा है ना अनुज, क्या करें। तो अब मुझे लग रहा है अनुज थोड़ा रिटेल भी पैनिक कर रहा है ना। अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड्स इतना कैश लेके बैठे हैं उनके डिप्लॉयमेंट का फेस कब आएगा, वो भी वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये डिप्लॉयमेंट का वेट तो हम कर ही रहे हैं, हर कोई वेट कर रहा है, डिप्लॉय भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना, इस समय मार्केट में आप जितना मर्जी कैश डाल लें, मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है। देखिए, मार्केट चलता है फॉलो थ्रू बाइंग की वजह से। फॉलो थ्रू बाइंग अगर नहीं आएगी मार्केट में, आज सिटी यूनियन बैंक क्यों चला? क्योंकि आज फॉलो थ्रू बाइंग आई है, वरना गैप अप के बाद ये नहीं टिकता। गैप अप के बाद ये क्यों टिक गया? क्यों दूसरी तरफ टाटा कंज्यूमर आज अच्छे खासी रिकवरी जो शुरू में आई उसके बाद नहीं टिका? क्योंकि फॉलो ऑन बाइंग नहीं आई। मामला सारा का सारा फॉलो ऑन बाइंग का है। अगर फॉलो ऑन बाइंग नहीं आएगी तो मार्केट में कोई रैली नहीं टिकेगी, सिंपल है। और टेक्सचर मार्केट का इतना ख़राब हो गया है कि अगर आपने मार्केट का टेक्सचर समझ लिया है तो ट्रस्ट मी पिछले 2 दिन में मार्केट ने बड़ा पैसा बना के दिया है आपको ट्रेडिंग साइड पर, अगर आपको शॉर्ट करना आता है तो। ठीक है, भूल जाइए कि पहले क्या बात हुई थी कि बॉटम का है या नहीं है, ठीक है ना। मार्केट में अगर लेवल्स टूटते हैं, अगर मार्केट का टेक्सचर चेंज होता है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने उसको रिस्पेक्ट करा है, कल भी फॉर एग्जांपल ये बात हुई थी 21-24-950 टूटे, वहाँ पे शॉर्ट 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपने वही हिम्मत करके कैरी कर लिया, 500 पॉइंट दे दिए निफ्टी ने आपको 2 दिन में। ये जब तक मार्केट अपने आप स्टेबिलिटी ना दे, जब तक डे हाई पर बंद ना हो 2 दिन तक, और 2 दिन तक लगातार मार्केट का डे हाई पर बंद होना ज़रूरी है। 2 दिन डे हाई पर बंद होंगे, मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग आएगी। जब तक वो नहीं होगा, शॉर्ट्स डरने वाले नहीं है इस मार्केट में। देखिए, मार्केट डे लो पर बंद तभी होता है ना जब शॉर्ट कैरी करते हैं। अगर शॉर्ट कैरी नहीं करेगा तो कुछ तो कवरिंग आएगी मार्केट में, कुछ भी कवरिंग नहीं आ रही है मार्केट में। तो मतलब शॉर्ट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कैरी करने को तैयार है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर गैप अप हो भी गया अगले दिन वो टिकेगा नहीं, तो इसके लिए शॉर्ट में हिम्मत होती है उसको कैरी करने की। वाकई शॉर्ट्स with strong conviction, short holders with strong conviction. निफ्टी 24480, बैंक निफ्टी 51,284। चलिए अभी काम करते हैं, जरा प्राइस डैमेज को थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये 4 सेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये आपको कल से भी काफ़ी गंभीर अवस्था में नज़र आएंगे। आज प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था और आज कुछ इक्का दुक्का मिड कैप्स और लार्ज कैप बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल थे। लॉन्ग देखिए अकाल पड़ा हुआ है, इसे कहते हैं अकाल। और 7 शॉर्ट कवरिंग, 1 में शॉर्ट लगभग 105 में और 68 में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। ज़रा आइए सेंस करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या इम्पैक्ट था इसका। लॉन्ग आज सिटी यूनियन बैंक में नज़र आया, आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिसेंट क्लोज दिया। ऐसे मार्केट सर्कमस्टेंसेस में लगभग 2/3% ऊपर। श्री सीमेंट आज सुबह सुबह खुलते साथ अदानी अंबुजा की जब खबर आई तो एक सीमेंट पे एक इम्पैक्ट पड़ा। तो लाल पैथ लैब, इन्फोसिस, ये कुछ पॉकेट्स थी जो आज कंफर्टेबल रही इस बाज़ार में। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मात्र 1 में, एंड दैट्स नेस्ले, इसे भी कहते हैं दया, और कमिंस हिंदुस्तान, इसको छोड़ दीजिए बाकी। उसके बाद कैनरा बैंक, बीएचईएल, एक्साइड, डीएलएफ, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बैंकिंग में शॉर्ट काफ़ी हुआ है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, लुक एट कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। और पीएनबी मतलब यहाँ पे लॉन्ग जो है वो अनवाइंड हुए हैं। हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस, बंधन बैंक और ग्रीनवुड्स, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। 1-2 स्टॉक्स और देखिए जहाँ पे एक सिवियर प्राइस डैमेज हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज़ याद रखिएगा, एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ रखिएगा चार्ट पे, मतलब अगस्त के अंत तक आते आते इसका प्राइस था करीब 775, आज 486, 1 वे करेक्शन 486। खैर अब आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव बैन में कौन कौन जा सकता है। बैन में जा सकते हैं कैंडिडेट्स कौन कौन से। 95 मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को स्ट्राइक करते हुए ABFRL, एक्साइड,
NMDC 95% स्ट्राइक हो चुके हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कल आपको ये डेरिवेटिव बैंड में मिलेंगे। और आउट ऑफ बैंड जो स्कोप खुला हुआ है वो है IDFC फर्स्ट बैंड का, रिड्यूस होकर पोर्शन लिमिट्स जो है वो 80% पे आ चुकी हैं। सेल, ग्रेन्युल्स और हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे सारी की लिमिट्स जो है वो रिड्यूस होकर 81% की ट्रैजेक्टरी में है। अनुज के पास वॉल पे चले उससे पहले 2 स्टॉक्स और देख लीजिए जहाँ पे आज क्रैक हुए और मल्टी मंथ लो पे और मल्टी ईयर लो पे जो क्लोज हुए। एक बार एस्ट्रल लेके आइएगा 1794 पे, आज सुबह भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग और एक फ्लैग का गंभीर ब्रेकडाउन, और ये स्टॉक आज 13 फेब के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। आरती इंडस्ट्रीज, NMDC, दीपक नाइट्राइट, HAL सब में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अनुज के पास। अनुज, मैं आपको कल आज सुबह कह रहा था बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे ट्यूसडे के लिए, लेकिन बाजार का मूड कुछ और ही था। बिल्कुल वीरू, और खैर आपने टफ का मुझे पकड़ा दिया इस समय इस मार्केट पे। अब 2.5 मिनट तक बोलना और क्लोजिंग एक्सप्लेन करना बहुत बाकी में बहुत टफ काम है। लेकिन वीरू देखिए क्या है ना, मार्केट में इस तरीके के फेजेस आने चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है। इस तरीके के फेजेस मार्केट में इसलिए आने चाहिए क्योंकि ये सबको चेक में रखते हैं। इस तरीके के जो फेजेस होते हैं मार्केट को सबको चेक में रखते हैं, चाहे आप एक परमा बुल हो, चाहे आप एक बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी कॉल्स को लेकर खुश हो रहे हो, उसकी वजह से आप और अग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हो, चाहे आप कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ना कहीं बेतहाशा मार्केट में सिर्फ इसलिए एंटर कर रहे हैं क्योंकि कैश बहुत है। तो इस तरीके के जो फेजेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का रियलिटी चेक लेकर आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरीके के फेजेस में लोगों का पैसा डूबता है मार्केट में। उनका पैसा डूबता है जो मेरे ख्याल से बहुत गलत प्राइस पर एंटर कर गए होते हैं। जो अच्छे प्राइसेस पर एंटर किए हुए हैं और पकड़े हुए हैं, उनका भी टॉप से तो खैर ऑब्वियसली पोर्टफोलियो गिरा है, लेकिन पैसा अभी भी उनका डूबा नहीं है। लेकिन हाँ, अनाप शनाप अगर आपने स्टॉक अनाप शनाप प्राइस पे लिए हैं, तब तो खैर ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इस समय यहाँ पर हो रहा है। मार्केट में इस समय निफ्टी करीब 300 पॉइंट नीचे, मतलब 1.25% नीचे। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 700 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT में भी अच्छी खासी गिरावट। मिड कैप देखिए 2.5% नीचे, स्मॉल कैप 0.25% नीचे। एडवांस डिक्लाइन देखिए बहुत ही गंदा, 224 बढ़ने वाले शेयर, 2300 के करीब गिरने वाले शेयर, मतलब बहुत ही ख़राब मार्केट ब्रेड था। सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा, और सारे के सारे सेक्टर्स आज रेड में बंद हुए। किसको पिन पॉइंट करें, सभी डाउन है। PSU बैंक सबसे ज़्यादा 4.5%। उसके अलावा कैपिटल गुड्स 3% और मेटल्स 3%, ऑयल एंड गैस 2.5%। तो ये कुल मिलाकर PSU इंडेक्स 3% ये गिरावट। निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, और निफ्टी के हीट मैप में आपको दिखाई देगा सिर्फ 2 स्टॉक्स ग्रीन में बचे, ICICI बैंक और नेस्ले। उसके अलावा सभी स्टॉक्स की ज़बरदस्त पिटाई। पूरा का पूरा हीट मैप आपके सामने है, क्या ही नाम ले वीरू, लेकिन बहुत ही ख़राब क्लोज। बहुत ही ख़राब दिन, और यकीन मानिए ये घंटियां सुन के इतना अच्छा लगा ना कि मत पूछिए, वरना लाल रंग हावी होता जा रहा था और हरा आज कोई अपना रंग नहीं दिखा रहा था। बस इतना ही कहूँगा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। हालांकि अगर आप शॉर्ट थे तो आपने पैसा कमाया, पैसा आपको तब भी मिला हो, और शायद इन्वेस्टर्स के लिए अब लेवल्स अच्छे आ रहे हैं। बस यही एक चीज़ की अच्छी नज़र आ रही है। अनुज और मैं, आशीष और हर्षदा कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी अनुज और आशीष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।